करते हैं गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी एवं सभी ऋषिताओं को नमन वंदन करते हैं। ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। अ, आज की जो हमारी कक्षा है अ, उसका विषय है हम्म, आसनों का काय विद्युत शक्ति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम उसके विषय में आज थोड़ा चर्चा करेंगे। तो जो योगासन जो है, तो यह जो है अन्नमय कोश की साधना में आते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि इनका जो है महत्व हमारे स्थूल शरीर से कितना अधिक है। अगर हमारे शरीर को स्वस्थ रहना है तो हमें जो है कुछ ना कुछ आसन में हम डेली बैठते हैं, और कुछ आसन ऐसे होते हैं कि हम जो है उनमें अधिक समय तक अपने दिनचर्या के अनुसार अधिक समय तक रहते हैं। तो उन उन सभी आसनों से जो है हमारे शरीर में कुछ जो जो शक्ति केंद्र जो होते हैं, जिन्हें हम जो है मर्म बिंदु कहते हैं, या इनके अन्य भी नाम होते हैं इनके। और जैसे गुरुदेव की भाषा में जो है इन्हें उपत्तिकाएं भी कहते हैं हम। तो ये जो उपत्तिकाएं हैं, मर्म बिंदु हैं, और जो एक्वा प्रेशर पॉइंट हैं, शक्ति केंद्र हैं, ये सभी जो हैं एक ही हैं मतलब। तो इसका जो है अब अब हम जो आसन जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो है इन इन किन किन मर्म बिंदु पर प्रभाव पड़ता है, फिर उसका प्रभाव जो है पूरे शरीर से जुड़ा होता है। तो जो शक्ति केंद्र जो हमारे शरीर में जो विद्यमान जो होते हैं, ये जो है नाड़ी गुच्छक के रूप में होते हैं। इनको नाड़ी गुच्छक भी कहा जाता है इनको। तो जो शक्ति केंद्र जो हमारे शरीर में जो है, अब हमें अपने शरीर को जो स्वस्थ बनाए रखना है, तो ऐसा गुरुदेव ने भी कहा है कि अगर हमारी जो उपस्तिकाओं में कहीं जब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, या कुछ उनमें जब तो हमारे शरीर में जो है हमें अनेक तरह की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो इनका जो है टाइम टू टाइम रेगुलर जो है इनका क्लीनिंग होते रहना चाहिए। तो जैसे इनका जो अगर क्लीनिंग होता रहेगा, तो हमारे शरीर में जो है एक विशेष प्रकार की जो प्राण शक्ति जो हम कहते हैं कि, तो वो उसका जो फ्लो जो है वो रेगुलर होगा, और जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जो है, वह भी हमारा जो है उसको भी स्वस्थ करने में हमें मदद करता है ये सब। तो इसमें जो है इ इ इसके देखिए इसके और भी जो है कई एस्पेक्ट होते हैं। तो हम जो है अपने जो मर्म बिंदु जो होते हैं, तो जो मर्म बिंदु जो हमारे होते हैं हमारे शरीर के अंदर, ये सभी जो मर्म बिंदु जो हैं हम देखते हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य से जो किस प्रकार जुड़े हुए हैं। तो इन इनके में इसको जो है हम थोड़ा-सा हम स्लाइड के माध्यम से हम जानते हैं कि पहले थोड़ा-सा इनके बारे में जो है जानकारी ले ली जाए, फिर हम क्या करेंगे कि जो किस-किस आसन से कौन-कौन से मर्म बिंदु प्रभावित होते हैं। और हम आसनों के माध्यम से ही अ, हम अपने शरीर को जो है स्वस्थ कैसे बनाएँ, और हम अपने मर्म बिंदुओं को जो है, बहुत से मर्म बिंदु ऐसे होते हैं कि जो हम जो है उन्हें दबा करके भी वह लाभ ले सकते हैं। और कुछ मर्म बिंदु ऐसे होते हैं कि जो हम आसन करते हैं तो उनमें वे स्वतः ही उनमें दबाव उत्पन्न होता है, और उनके माध्यम से जो है हमें उनका लाभ मिलता है। तो आइए हम एक बार हम वो देख लेते हैं। तो हमारे शरीर की जो विद्युत शक्ति जो है, जो हमारी जो प्राणिक एनर्जी है, तो उसका जो है फ्लो अच्छे से होता रहे। इसके लिए जो है यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर जो नस-नाड़ियाँ जितनी भी हैं, उनमें जो है ब्लॉकेज ना हो। अगर उनमें ब्लॉकेज होगी तो हमारा जो है, यानी कि हमारा जो है प्राणमय कोश भी हमारा कमज़ोर हो जाएगा।
क्योंकि प्राणमय कोश में जो बिजली है उसको फ्लो होने के लिए जब हमारी वायर ही हमारी खराब है, तो उनका जो है प्राणों का जो फ्लो जो है, वह जो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो हम यह भी देखें कि हमारे शरीर में कोई भी जब रोग उत्पन्न होते हैं, तो उन रोगों का जो है मुख्य कारण जो है, उस अंग ऑर्गन में प्राण शक्ति की कमी का होना है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर में जो है किसी भी अंग में कोई भी रोग है, तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ तक जो है प्राण शक्ति जो है सही मात्रा में नहीं जा पा रही। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि अगर हमारे जो है जंघा में दर्द है, तो जो जंघा में जो दर्द है हमारा तो जो है उ उ जो हमारे शरीर में जो जो प्राणों का जो प्रवाह जो है, जो हमारे जो है मस्तिष्क से होता हुआ और पूरा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू होता हुआ, यह जो प्राणों का प्रवाह हमारे शरीर के कोने-कोने में जा रहा है। अब ये है कि उसके बीच में जो है प्राण का जो प्रवाह जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ तक जो है जिस अंग में हमें समस्या आई, उसके बीच में कहीं न कहीं कोई अवरोध ऐसा उत्पन्न हुआ है और वो अवरोध जो है अधिकतर जो है वो हमारे शक्ति केंद्र होते हैं। जहाँ से जो है जैसे जो जो हमारा जो ऊर्जा जो है प्राणिक ऊर्जा जो है उसका जो ट्रांसफर है वो उस अंग तक होता है। तो उसके बीच में कहीं पर भी अवरोध उत्पन्न है, तो हमें जो है यह जानना है कि वह अवरोध जो है किस हिस्से में हुआ है, क्योंकि हम विज्ञान हम इस तरह जान सकते हैं कि किसी भी अंग में जो रोग हुआ तो तो जो है वहाँ से जो है जो मुख्य जो नाड़ियाँ हैं, जो कि जो गैंग्लियॉन्स हैं, गैंग्लियॉन्स की सीरीज़ है, वो कहाँ से निकली और वो किस-किस अंग ऑर्गन तक जा रही है हमारे। तो हम जो है गैंग्लियॉन की सीरीज़ जो निकलती है जो और वो जगह-जगह पर जो है नाड़ी गुच्छक बनाते चलती है, जहाँ जिसे हम मर्म बिंदु या उपत्यकाएँ भी कहते हैं हम। तो तो जो है वहाँ पर जो जाने के बीच में जो है, उनके बीच में जो कहीं टॉक्सिन्स आ गए हैं, तो उनका प्राण का प्रवाह अच्छे से नहीं हो पा रहा। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास जो है अब मुख्य रूप से जो है यह ऑप्शन होते हैं कि हम अ, हम जो है उन उन जो शक्ति केंद्र को क्लीन करें, उनको जो है वो जिससे कि प्राण का जो प्रवाह जो है वो वह हम ठीक करें। परंतु आज के समय में हम करते क्या हैं? तो हम जो है इसका जो अज्ञानतावश हम क्या करते हैं कि हम जो है पेन किलर ले लेते हैं। हुआ तो पेन किलर ले लिया। तो देखिए, एक तो आपके शरीर में जो है, जो किसी भी अंग में जो समस्या उत्पन्न हुई, वहाँ पर पहले ही कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से समस्या आपके शरीर में आई। दूसरा जो है पेन किलर लेने से, वह जो है एलोपैथी मेडिसिन लेने से वह भी एक अपना एक अलग से अवरोध उत्पन्न करेगी। वो क्या करेगी कि आपके जो है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो कि ब्रेन को सिग्नल लेकर के जा रहे हैं, वो उन्हीं चैनल को ही ब्लॉक कर देगी वो। तो एक ब्लॉकेज आपके शरीर में जो है आपने अपनी गलती से उत्पन्न करा, दूसरी ब्लॉकेज आपने दवा खा के उत्पन्न करा। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि एलोपैथी दवा से हमें 2 चीज़ हमें श्योर मिलती हैं। एक तो ये है कि इससे जो है बीमारी का इलाज नहीं होता, ये श्योर है। और दूसरा है कि एक नया रोग भी आपके शरीर में अवश्य उत्पन्न होगा। अगर हम लंबे समय तक अगर हम एलोपैथी मेडिसिन सेवन करते हैं, तो इससे एक जो है, एक नया रोग आपके शरीर में उत्पन्न होगा, क्योंकि हम जो है एक नया ब्लॉकेज हम जो है दवाओं के माध्यम से उसके अंदर डाल रहे हैं। तो इसलिए जितना हो सके इनसे जो बचना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी के केस में जो है एलोपैथी दवाओं का यूज़ किया जा सकता है, परंतु जहाँ तक हो सके, जब आयुर्वेद का जो है इतना अच्छा विज्ञान हमारे पास है और जो है गुरुदेव के साहित्य हैं और जो हमारे पाँचों कोशों का विज्ञान हमारे पास है, तो उनको हम पूरी तरह जान करके और उन समस्याओं को हम धीरे-धीरे हमें इनको दूर करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं जब हम जो है सही तरीके से अगर हम उनका अगर हम सही विज्ञान को जान करके, शरीर के सही विज्ञान को जान करके और अपने जो है जहाँ-जहाँ अवरोध उत्पन्न है, प्राण की शक्ति का जहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उनको अगर क्लीन कर लेंगे, तो प्राणों का प्रवाह जो है वो सामान्य तरीके से हो पाएगा। यानी कि हम जो है मूल कारण का जो निदान है वह खोजें। मूल कारण के निदान से ही जो है शरीर में हमारे जो है रोग उत्पन्न नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कि देखिए, अब इसमें जो है, जो हम एक तो शारीरिक व्यायाम करते हैं और आसन जो करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर होता है? तो जो हम जो जिम वगैरह में जाते हैं, जो शरीर के जो व्यायाम जो हम करते हैं, तो वह जो है अधिकतर जो उनके व्यायाम जो होते हैं, वो जो है बाहरी जो हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी है, उसी को ही जो है अधिक इफ़ेक्ट डालते हैं, तो उन्हीं के लिए होते हैं वो। और उनसे जो है भीतरी अंग ऑर्गन का जो व्यायाम है, वो है नहीं हो पाता। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो मर्म स्थान जो है उसमें जो बहुत ही कम प्रभावित होते हैं और इसमें जो है आसन में जो है अधिक मर्म स्थान जो है वो हमारे जो है प्रभावित होते हैं। तो यह जो है मुख्य जो अंतर जो है, जैसे हम जो है महामुद्रा जब हम करते हैं, आप देखें कि महामुद्रा में जिस तरह से जो है अंदर के ऑर्गन की जो मसाज हो रही है नोली चालन में, वो उस तरह के जो अंदर के ऑर्गन की जो एक्सरसाइज़ है वह शारीरिक व्यायाम के माध्यम से संभव नहीं है।
और अब हम इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर हम अपने आसन को योगासन बना पाएँ, तो इसका अर्थ ये है कि अब जो है हमारा शरीर जो है सिर्फ़ जो है शारीरिक व्यायाम इंटरनल एक्सटर्नल ही नहीं कर रहा, अपितु हम जो है अपने शरीर को जो है योग के माध्यम से एक चेतना के साथ में, एक जो है एक ईश्वरीय चेतना के साथ में अपने आप को जोड़ने जा रहे हैं। इसमें हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की मदद भी लेते हैं। तो इसमें जो है जहाँ पर हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर तीनों के जब उनकी जो अलग-अलग जो आसन एक्सरसाइज़ है वो हो रही हैं, उनको हम जब अपने आसन में मिला देते हैं, तो वो वही हमारा जो है योगासन बन जाता है हमारा। अब हम देखते हैं कि जो हमें हमारे शरीर के अंदर जो मर्म बिंदु जो हैं, मर्म बिंदु जो है उनका जो जो स्थान जो है अ, हम ये मानते हैं कि 107 या 108 मर्म बिंदु हमारे होते हैं। तो इसमें जो है देखिए इसके अंदर जो मर्म स्थानों में जो रहने वाली जो हमारी जो विद्युत शक्ति जो है, उन्हें ही हम हव्यवाह और कव्यवाह कहते हैं। तो अक्सर ये यह प्रश्न हमारे मन में आता है कि जैसे गुरुदेव के साहित्य में हव्यवाह और कव्यवाह आता है, तो ये वास्तव में जो है, ये जो मर्म स्थानों में जो रहने वाली जो विद्युत शक्ति जो है, जो उसके अंदर जो दौड़ रही है विद्युत शक्ति, तो उसको हम प्राण भी कहेंगे हम, तो वही जो है हव्यवाह और कव्यवाह। इसको जो है आज के मेडिकल साइंस में अगर हम बात करें, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, उसमें जो दौड़ने वाला जो प्राण है, वो हव्यवाह है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दौड़ने वाला जो प्राण है, वह कव्यवाह है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। तो इतनी सीरीज की जो जो हमारा जो शरीर का जो स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर जो प्राण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो हमारे जो रीढ़ की हड्डी से जो हमारे जो गैंग्लियंस निकल करके जो नस नाड़ी की जो सीरीज है पूरे शरीर में जो गई है, उसके अंदर जो प्राण दौड़ रहा है वह कव्यवाह है। अब इसी प्राण को जो है दौड़ने में कहीं कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ तो वही हमारी समस्याएँ उत्पन्न होती है हमारी। तो इसलिए जो है और ये जब जब जो प्राणों का प्रवाह जो नाड़ियों में से होकर के जाता है हमारे शरीर के अंदर, तो उसके अंदर जो कहीं-कहीं जो गैंग्लियंस जो बनते हैं हमारे शरीर में, गैंग्लियंस और जो नाड़ी गुच्छक जो पट्टिकाएँ जो बनती हैं, तो उ उन्हीं के अंदर की जो सफाई हमें करनी है। तो अब वो स्थान कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है दवाओं का असर भी नहीं होता देखिए। वहाँ पे जो है जो दवाएँ जो हैं वह अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। और उ वो कुछ-कुछ जो है इतने सेंसिटिव होते हैं कि वहाँ पर जो है चोट लगने से जो है तुरंत मृत्यु तक हो सकती है। ओ और जो है इसलिए जो है क्या होता था कि पहले के जो राजा-महाराजा लोग जो होते थे, तो वो अपनी जो है वो उन्हें इस मर्म बिंदु का ज्ञान था। तो वो अपने मर्म बिंदु की विशेष सुरक्षा के लिए विशेष आवरण के रूप में आभूषण वगैरह पहनते थे, तो उनसे जो विशेष मर्म बिंदुओं की जो सुरक्षा जो है वह उन्हें मिलती थी। और जो इनमें से जो है देखिए कुछ मर्म बिंदु ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जो है वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि जो तांत्रिक जो है उसका उपयोग मारण के लिए करते हैं। उन्हें पता है कि इन मर्म बिंदु पर अगर हम प्रभाव डालेंगे, तो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। और फिर जो है अब देखिए कि जो मर्म बिंदु जो हमारे जब विकृत होते हैं, तो यही जो है हमारी जो साधना की जो सबसे बड़ी जो बाधा बन जाते हैं। अब हमारा अगर शरीर ही जो है स्थिर रहने में जो है अगर वो उससे संभव नहीं हो पा रहा, तो उसमें लंबा ध्यान, लंबे प्राणायाम कैसे हो पाएँगे? और फिर वही जो है वो हमारी साधना में, योग साधना में हमें अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इसलिए हमें किसी भी हालत में जो है इनकी सफाई तो अवश्य करनी है। यह जो है आरंभिक सीढ़ी है, तो हमें जो है इन पे किसी भी तरह जो है इनको हम अपने शरीर को स्थूल शरीर को मर्म बिंदुओं को स्वस्थ रख के हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि जो इनकी स्थानों की जो शुद्धि जो है और हम जो है ये हमेशा जो है स्वस्थ रहें, ऐसे जो है खान-पान में क्या बदलाव किया जाए, अपने कौन-कौन से आसन जो हैं हर व्यक्ति विशेष के लिए अनिवार्य हैं, तो वह उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अ, अब देखिए इसमें जो जो हव्यवाह और कव्यवाह को जो है हम कुछ अलग-अलग स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें हम यह देख सकते हैं कि जो हव्यवाह जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आता है हमारा, तो सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, तो यह इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी आती है हमारी इसके अंदर। तो जो जो हमारा जो प्राणों का जो प्रवाह जो है, जो सहस्त्रार से मूलाधार तक हो रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है, तो हमारा जो मस्तिष्क जो है, कोई भी कार्य जो है हम पहले जो है हमारे शरीर में जो है भाव उत्पन्न होता है, फिर विचार उत्पन्न होगा। तो वो विचार जो है जब क्रिया का रूप लेता है, तो वह मस्तिष्क का सहारा लेता है वो। तो उसी के माध्यम से ही जो है हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो जो संवेदी जानकारी जो है हमारा मस्तिष्क जो है ले करके और हमारे शरीर में जो है फिर रीढ़ की हड्डी के माध्यम से और हमारी जो क्रियाएँ जो हैं वह संभव होती हैं। वह प्राण को जो है पूरे शरीर के अंदर इस तरह लेकर के जाता है।
तो हमें जो है जैसे हमारे शरीर में जो है एक हम अनुमानित मानते हैं कि जो 100 बिलियन जो न्यूरॉन जो हमारे शरीर में जो होते हैं, तो वह जो है हमारे जितनी भी ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, तो सिर्फ हमारा ब्रेन ही जो है 20% जो ऑक्सीजन जो है वही उसका उपयोग कर लेता है। और इसी इसी से ही जो है जो हमारी जो अव्यवह जो विद्युत शक्ति जो है यह कार्य करती है। अब जब प्राण का प्रवाह हमारा मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में हो गया, अब आगे चल कर के जब उसका जब विभाजन जब होता है, जब वह अलग-अलग दिशाओं में जब प्राण हमारा चलने लगता है हमारा, तो फिर हमारा आता है जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम कव्यवाह कहते हैं। तो कव्यवाह विद्युत शक्ति जो है गैंग्लियन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है पूरे शरीर में सभी हिस्सों तक हमारी पहुँचती है हमारे। और जिसमें जो है हमारा जो हाथ, पैर, उँगलियाँ और शरीर के भीतर के जो सभी अंग, मांसपेशियाँ ये सभी के सभी जो है उसी के अंदर ही आता है हमारा। अब देखिए इसका एक व्यू और देखते हैं कि हम जो सबसे जो है बाईं तरफ वाला डायग्राम देखें, तो बाईं तरफ में हम देखते हैं कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, जिसको जो है मैजेंटा कलर से दिखाया गया है, मस्तिष्क है और इससे जुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी है। तो इतना-इतना पोर्शन जो है, यह हमारा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अव्यवहा। और इससे जो सीरीज है, जो कि पूरे शरीर में जो है हर जगह पहुँच रही है, हाथों, पैरों में, जंघाओं में और जो है हमारी कमर के आगे पीछे, पेट में, तो ये सब की सब जो नस नाड़ियाँ जा रही हैं, ये सब जो है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही पहुँच रही हैं, जिसे हम कव्यवाह कह रहे हैं। तो यह जो है मस्तिष्क का जो है एक व्यू, मस्तिष्क और उससे जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो ये अव्यवहा और जो स्पाइनल कॉर्ड से फिर जो जो गैंग्लियन की सीरीज निकल के जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जैसे देखिए ये एक जो है रीढ़ की हड्डी को काट करके दिखाया गया है और यहाँ पर जो है एक कोड है और बीच में जो नर्व्स हमारे पूरे शरीर में जो जा रही है हमारे, इसकी भी देखिए मल्टीपल लेयर्स हैं। तो मल्टीपल लेयर जो है वो इनकी जो है सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं, जो ईश्वर ने जो हमें प्रदान की हैं। तो अब देखिए इसी को जो है इसी के माध्यम से जो है हमारे शरीर के भीतर जो रक्त संचार जो हो रहा है और जो सभी अंग अंग ऑर्गन जो भी हमारे शरीर में कार्य कर रहे हैं, वह जो है दोनों इन्हीं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। अब देखिए इसको थोड़ा-सा और हम समझते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा, वह हमारा जो है जैसा कि हमने अभी जाना था डायग्राम में देखा था कि उसके अंदर जो है एक हमारा मस्तिष्क आता है और दूसरा हमारा जो है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी आती है। तो ये दोनों जो है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अब जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे जो है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का अर्थ क्या हो गया कि जो हमारे शरीर से जो है हमें गर्मी-सर्दी का जो आभास जो हमारा होता है, तो वह जो है हमारे शरीर के अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं, तो वो सेंस करके और हमारे शरीर में जो है वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ब्रेन तक सिग्नल लेकर के जा रहे हैं। और मोटर न्यूरॉन क्या कर रहे हैं कि वो एक्शन लेने का काम करते हैं। जैसे कि कोई कार्य करना है तो जैसे कि 2 तरह के जो न्यूरॉन हैं, एक जब तक हम जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए हमें करना क्या है। तो क्या करना है, हमें जो है हमें हमने अगर जो है गरम किसी भी वस्तु पे हाथ लगाया तो हमें हाथ हटाना है। तो उस गर्मी का जो सिग्नल जो है वह जो है हमारे शरीर में सेंसरी न्यूरॉन लेकर के मस्तिष्क तक जाएँगे। अब इतना गर्म है कि हमें जो है अगर हल्का गर्म है तो हमें हाथ को धीरे-धीरे हटाएँगे हम, ज़्यादा गर्म है तो हाथ को तेज़ी से हटाएँगे। तो तेज़ी से हाथ हटाना और धीरे हाथ हटाना, यह जो है दोनों कार्य जो हमारे मोटर न्यूरॉन से हो रहे हैं हमारे। मोटर न्यूरॉन जो वो सिग्नल जो है वो हमारे हाथ तक ले जाएँगे कि ये तो बहुत गर्म है, आप तुरंत हाथ हटाइए, नहीं तो आपका हाथ जो है बहुत जल्दी जल जाएगा। तो यह सिग्नल जो है मस्तिष्क से आ रहा है हमारा और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारा जो है मोटर न्यूरॉन से हमारे हाथ तक आ रहा है हमारा। और अब जो हम मोटर न्यूरॉन को हम देखते हैं तो मोटर न्यूरॉन में भी जो हमारे 2 तरह के होते हैं हमारे, एक होता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है हमारा ओ ओ ऑटोन ओ ओ ओ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और फिर हम जो है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में भी हम जब 2 भागों में इनको डिवाइड करते हैं, तो यह हमारा आता है सिम्पैथेटिक जो सिम्पैथेटिक है और एक है पैरासिम्पैथेटिक। तो ये सब चीज़ें जो है हम इसी से ही ये सब चीज़ें ड्राइव हुई है हमारी। तो इन्हीं में देखिए जो जो हमारी जो प्राण शक्ति का जो प्रवाह जो है वो इस तरह से जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से मोटर न्यूरॉन से और ये जो है पूरे शरीर में जो है सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तक फैल रहा है। अब इसको हम आगे और देखते हैं कि यहाँ देखिए जो बीच में जो हमारा जो है, यह हम देख रहे हैं कि जो मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है और यहीं से जो है सारे जो है तार जो है पूरे शरीर के अंदर जा रहे हैं हमारे। और यह सब हम देखते हैं कि जो हमारा जो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन एक जो एलिमेंट्री पार्टिकल जो है, जो कि जो है पूरे शरीर में फैला हुआ है। हमारे मस्तिष्क में और जो हमारे पूरे शरीर में जो इसकी सीरीज़ फैली हुई है इसकी। और यही जो है जो कि जो क्रिया को जो विचार से जो क्रिया जो बन रही है हमारी,
तो उसमें इम्प्लीमेंट करने में न्यूरॉन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो हम देखते हैं कि देखिए ये जो है जैसे एक हाथ में बॉल लेके दिखाया गया है, तो यहाँ से एक सिग्नल हम मस्तिष्क तक लेके जा रहे हैं और मस्तिष्क से फिर जो है मोटर न्यूरॉन से हमारे हाथ तक सिग्नल आ रहा है, ये फल है या क्या है, इसको खाना है या इसको रखना है, क्या करना है, ये हम जो है इसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं। और अब देखिए ये जो अब जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो है और ये जो सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो है, इनके कुछ कार्य होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो यह जो है ये उनके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो इसके अंदर जो है हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में जो ये जो बन रही है, जो सलाइवा जो बन रही है, ये सब जो हमारे शरीर में जो हार्ट और जो नर्वस सिस्टम है वो उनके माध्यम से होती है। और जो है इसके जो साइड में हम देख रहे हैं कि जो सिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम जो है, तो उसके माध्यम से जो है जैसे हमारे शरीर के जो अन्य ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा पेट हो गया, हमारा हमारा लीवर हो गया, हमारा हमारा इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गई, तो इन सब के जो क्रियाकलाप जो है, इन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारा ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसका एक एग्जांपल अभी हमने जाना था कि हमारी जैसे आँखें हमारी जो है कुछ शेप को देख रही हैं, तो यह जो है सिग्नल जो है ये सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जा रहा है। तो इस शेप का जो सिग्नल आँखों के माध्यम से सेंसरी न्यूरॉन जो है हमारे शरीर के अंदर ले गया, मस्तिष्क तक लेकर के आया। फिर मस्तिष्क से अब जो है डिसीजन मेकिंग, अब हमें जो है यहाँ पर हमें निर्णय लेना है कि ये शेप खराब है, फेंक देना है या इसे खाना है। तो इसके आधार पर जो है ये सिग्नल जो है हमें यहाँ पर मिलता है, और जो मोटरी न्यूरॉन जो है, जो मोटर न्यूरॉन वो सिग्नल हमारे हाथ तक लेकर के आ रहे हैं। अब फिर हमारे हाथ जो हैं, हमारे मुँह की तरफ जा रहे हैं या जो है इसे हम कूड़े में फेंकना है हमें, ये हमें जो है इसके आधार पर डिसाइड होता है। अब देखिए ये जो न्यूरोपैथी जो अब हमारी आती है, जो हमारे जो न्यूरॉन जो हैं, न्यूरॉन जो एक न्यूरॉन जो है दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, तो यानी कि जो हमारी नस नाड़ियाँ जुड़ती हैं जैसे आपस में, तो ये जो है ये बेसिकली एक्सोन होता है, जो बीच में एक लंबी सी आप सीरीज आप देख रहे हैं कि ये जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल को ले जाने का माध्यम है, इन्हें हम जो है आज की भाषा में नाड़ियाँ भी कहेंगे। और जो है जब ये नाड़ियाँ जब बहुत सारी नाड़ियाँ एक जगह मिलती हैं, तो उन्हीं को ही जो है नाड़ी गुच्छक या फिर हम जो है उपत्यकाएँ वो कहते हैं, या उन्हें मर्म बिंदु भी कहते हैं हमें। तो जो है हम देख रहे हैं कि जो हमारे शरीर में जो प्राणों का जो प्रवाह जो हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक्सोम के थ्रू, तो ये जो है यह कहीं न कहीं इसके अंदर विकृति आ जाती है। उसके अंदर कहीं आपका कोई डैमेज हो गया या उसको जो है आपने क काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं किया, तो उसके अंदर जो ब्लॉकेज आ गई है, टॉक्सिन आ गया है, गलत आहार करने से हमें, गलत खान-पान से और हमारी जो गलत जो दिनचर्या से, तो इन सब के कारणों के कारण जो है हमारे अंदर जो जो शक्ति प्रवाह जो हो रहा है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ गई हमारे। तो उन ब्लॉकेज को जो है दूर करने के लिए हमें जो है मर्म बिंदु चिकित्सा जो की जाती है, जो आसनों के माध्यम से हम करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अब देखिए इसमें जैसे पहले हम देख रहे हैं कि तो हमें जो है इनकी जो इसके कारण जो हमारी जो नर्व हमारी डैमेज हुई हैं, तो अब हमें जो है इन्हीं को ही हमें क्लीन करना है हमें। तो इनको क्लीन करने के माध्यम हम देखते हैं, किन-किन माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है, जो आयुर्वेद में दिया गया जो सबसे अच्छा जो उपाय है वह है म म मर्म बिंदु चिकित्सा। तो मर्म बिंदु चिकित्सा में हमारे क्या होता है कि एक तो भारतीय पद्धति है, और यह जो है एलोपैथी दवा की तरह कार्य नहीं करती, बिल्कुल इसके उलट जाकर के, और ये जो है हमें जो है मूल से समाधान देती है। यानी कि जो जड़ जो है, रोग की जो जड़ है, जो प्राणों का प्रवाह जो अवरुद्ध हुआ है, उस प्राणों के प्रवाह को अवरुद्ध जो प्राणों का प्रवाह जो है, उसको जो है खोल करके और जो है फिर से जो ऊर्जा का जो प्रवाह जो है वो सामान्य करती है, और उससे हमें जो है जो जो भी समस्या है उसका जो परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो मिलता है। तो और देखिए जिसको जो है जो आज के समय में जो लोग पेन किलर खाते हैं, है ना? तो पेन क्यों खाते हैं हम कि उससे जो हमें जो है क्विक और जल्दी हमें आराम मिलता है। यह उससे भी अधिक फ़ास्ट काम करता है। अगर हम मर्म बिंदु चिकित्सा में देखें, तो जो है पेन किलर देखिए वो जाएगा, आपके शरीर के अंदर जाएगा, फिर वो रक्त में घुलेगा, फिर वो रक्त में घुल कर के भी आपको ब्लॉकेज करेगा। ब्लॉकेज के माध्यम से आपको लगेगा कि आराम हुआ है आपको, जबकि आराम नहीं हुआ वो। और इसके विपरीत जो है जब मर्म बिंदु चिकित्सा में हम जब उन एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएँगे, आसनों के माध्यम से या अपनी उँगलियों के माध्यम से दबाएँगे, तो उसके अंदर जो है उसके अंदर जब वो चैनल जब हमारे खुल जाएँगे हमारे, तो वो चैनल खुलने पर जो है अब जो वो समाधान जो मिलेगा हमें परमानेंट समाधान मिलेगा। अब वहाँ से जो प्राणों का प्रवाह जो है सामान्य होने लगेगा, तो हमारे अंग ऑर्गन भी स्वस्थ होने लगेंगे। अब जो है मर्म चिकित्सा से ही एक्यूप्रेशर की जो है उत्पत्ति हुई है।
जो आज के समय में जो अलग विज्ञान जो बोलते हैं, कोई एक्यूप्रेशर बोलता है इसे, और जो है कोई उसे सुजोग बोलता है, फिर जो है इसी तरह की जैसे और भी थेरेपियाँ जो निकली हैं, एक्वापंक्चर निकली है, आजकल जो कप थेरेपी भी आती है, वो सब निकली है। सब जो है इनका जो मूल जो आधार है, वह मर्म चिकित्सा ही है। तो जो कुछ भी हम एक्वाप्रेशर में करते हैं, वह सब का सब जो है मर्म चिकित्सा में भी कर सकते हैं, और उससे भी जो है। तो इसमें देखिए, इसमें जो जो हमारे जो शरीर के अंदर जो मुख्य जो मर्म बिंदु जो है, उनको जो प्रभावित करना है, उनको हमें क्लीन करना है, उनके अंदर जो ऊर्जा का प्रवाह जो है हमें सामान्य करना है। तो दोनों में अंतर क्या होगा देखिए, सबसे हम अंतिम जो पैराग्राफ हम देखते हैं कि इसके जो तरीके क्या हैं, एक्वाप्रेशर में क्या तरीका है और जो है मर्म चिकित्सा में क्या तरीका है हमारा। तो हम देखते हैं कि एक्वाप्रेशर में जो है, हम जो है अपनी उँगलियों से और हाथों से, या फिर कुछ एक बार जो टिप होता है, वो एक जो है वुडन का एक टिप होता है, उससे वुडन टिप से हम उन पॉइंट्स को दबाते हैं। तो जो यह तरीका तो एक्यूप्रेशर में यूज़ होता है। अब यही सब तरीका जो है हम जो है मर्म बिंदु में भी उनकी चिकित्सा के लिए यूज़ करते हैं, और इसके साथ-साथ जो है हम अपने मर्म बिंदु की जो क्लीनिंग जो है, वह अपने जो है व्यायाम के माध्यम से, यानी कि जो आसन जो हम कर रहे हैं, जैसे महामुद्रा भी कर रहे हैं, फिर हमारा हो गया प्राणायाम, श्वास के माध्यम से, तो प्राणायाम के माध्यम से, फिर हमारा आ गया ध्यान, ध्यान के माध्यम से। तो हमारा जो हो गया आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये क्रमशः जो है स्थूल, सूक्ष्म और जो है कारण शरीर को हम एक साथ लेके चल रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बाबूजी अक्सर कहते हैं कि जब हम जो है कोई भी आसन करें, तो आपके मन को वहाँ पर लेकर के आएँ। तो मन को वहाँ पर लेकर के आते हैं, तो जो है जो विचारों वाली जो प्राण शक्ति जो है, वह भी जो है हमारे शरीर के अंदर जो है उसका जो प्रवाह जो है, वह भी उनको मर्म बिंदुओं को हमारे क्लीन करेगा। और ध्यान के माध्यम से जो है, जब हम भावनाओं को अपने साथ ईश्वर के साथ में जोड़ते हैं, तो वो भावनाएँ भी जो है, वह जो है उन मर्म बिंदुओं को सफाई करने में हमें मदद करेंगी। तो आप देखते हैं कि, और इसके साथ-साथ एक उपाय और है कि जो हर्बल उपचार, तो ये सारे के सारे उपचार हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो मर्म चिकित्सा के अंदर ही आ जाते हैं हमारे। कि जो गुरुदेव ने बताया कि कौन-सी औषधि किस रोग के लिए लाभदायक है, तो हम हर्बल उपचार भी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो है अपनी चिकित्सा करने के कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो जो जो हम जो है हम अपने पॉइंट्स दबा के कर सकते हैं, आसन के माध्यम से कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, और हमारा जो है कुछ हम जो है आयुर्वेदिक औषधि कुछ समय के लिए लेकर कर सकते हैं, बाद में उनको छोड़ सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो पहले के समय में जो जो चिकित्साओं का जो स्वरूप जो था, वो ऐसा होता था कि उसमें जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को अधिक महत्व दिया जाता था। और उसी के लिए आप देखिए कि जो पहले जो जो हमारे जो मंदिर जो होते थे, या फिर जो तीर्थ स्थान जो होते थे, उनका जो उद्देश्य जो है वो यही था कि हमारे शरीर को जो है हम जो आसन को योग आसनों में बदले, हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ें, और उसमें जो हमें शारीरिक स्वास्थ्य तो अपने आप ही मिल जाता था उसके अंदर। क्योंकि जो है जब हम अपनी जो चिकित्सा जो है, जब हम इस तरह करते हैं, जब हम कि हमारे शरीर का जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी यहाँ पर प्रभावित होते हैं हमारे, जो तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मंदिर भी हमारे एक तरह के चिकित्सालय हुआ करते थे। तो वहाँ पर भी जाकर के जो बहुत से जो रोगों का जो समाधान होता था, निदान होता था, वह हमारी भावनाओं के अनुरूप होता था। तो भावना वाला प्राण वहाँ अधिक सक्रिय होकर के कार्य करता था। और उसी के माध्यम से जो है हमारे पूरे शरीर का, बहुत लोग कहते थे कि हम मंदिर गए हैं, तीर्थ स्थान गए हैं, तो हमारा तो समाधान वैसे ही हो गया, हमारा रोग, आधा रोग तो अपने आप ही ठीक हो गया। तो वह जो उसका विज्ञान यही था कि कारण शरीर के माध्यम से, और उसने जो है स्थूल शरीर पे अपना प्रभाव डाला, और स्थूल शरीर ने फिर उसमें मन को भी अपने साथ में जोड़ लिया, कि उसके मन को लगा कि हाँ, यहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा मिला। तो ऐसे जो विचार जब बने, तो हमारा सूक्ष्म शरीर की जो प्राण ऊर्जा भी जो है उस रोग को ठीक करने में लग गई। तो जो जब सारे शरीर मिलकर के काम करते हैं, तो रोगों का जो है निदान पाना, उसका समाधान पाना जो है बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए। तो आज के समय में यही दोनों चीज़ें मिसिंग हैं, कि हम अपनी जो है विचारों को, अपने मन को अपनी क्रियाओं के साथ नहीं जोड़ते, और अपनी भावनाओं को दूर रखते हैं। हम हमेशा हमेशा जो है हमारे मन में जो है शंका रहती है, संशय रहता है कि पता नहीं जो हम कर रहे हैं ये होगा या नहीं होगा, या फिर जो उस तरह की भावनाएँ हमारी जो है एक ईश्वरीय चेतना के साथ नहीं जुड़ पाती। तो इसलिए जो है हमें उनका जो है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जो है पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जो उन्हें समय अधिक लगता है, और कुछ लोग जो है यह बहुत जल्दी पा लेते हैं इसको, तो अपनी भावनाओं को अनुरूप। तो हम देखते हैं कि, अब हम देखें कि जो हमारे शरीर के अंदर जो है 107 जो मर्म बिंदु जो हैं, वह जो है ऊपरी अंग यानी कि जो हमारे जो हमारे हाथों में, दोनों भुजाओं में है, फिर निचले अंग जो हमारे दोनों पैरों में है, पेट में यानी कि शरीर का आगे का हिस्सा, कमर, पीछे की तरफ कमर जो है, वो पीछे का हिस्सा हमारा, और जो है सिर और गर्दन जो है,
ये हमारा इतना हिस्सा। तो इसके अंदर जो हमारे जो है इतने-इतने जो मर्म बिंदु हमारे, जैसे सिर और गर्दन के अंदर 37 मर्म बिंदु हैं, फिर पीछे हमारे 14 हैं, आगे की तरफ हमारे 12 हैं और ऊपर और नीचे वाले अंग में हमारे 22-22 हैं। तो इनको मिला कर के 107 जो है मर्म बिंदु जो बनते हैं हमारे। तो इनमें भी जो है क्या होता है हमारा कि जो अ, इ इ इनको देखिए, इनका जो वर्गीकरण जो है एक कई तरह से किया जा सकता है। तो मर्म बिंदुओं का वर्गीकरण जो है, ये तो हमारे जो है स्थान के आधार पर हो गया, कि हमारा मर्म बिंदु शरीर में कहाँ पर है। अब इनका वर्गीकरण करते हैं हम, जो घातक मर्म बिंदु और उपचारात्मक मर्म बिंदु। तो घातक वो होते हैं कि जो है जो हमारे जो है अत्यंत जो संवेदनशील होते हैं। तो इन पर जो है अगर हम जो है वो प्रहार करते हैं या गलती से अधिक चोट लग जाती है, तो इसका जो है हमें अधिक नुकसान होता है हमें, और जो है इसमें जो है जान तक जा सकती है। और जो उपचारात्मक जो मर्म बिंदु जो हमारे होते हैं हमारे, कि जिनके माध्यम से हम जो है उपचार करते हैं, जैसे मर्म बिंदु को दबा करके हम कहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट हम दबा रहे हैं, तो वास्तव में हम मर्म बिंदु को ही दबा रहे होते हैं। तो उनके माध्यम से हम अपना उपचार करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हल्के-फुल्के हम उसमें बदलाव करते हैं। तो आप देखते हैं कि कुछ लोगों की जो कमर में बहुत दर्द होता है, तो वो कुछ मर्म बिंदु को दबाने से ही जो है बहुत आराम मिलता है, जबकि दवाओं से वो महीनों-महीनों दवाओं खाते रहते हैं, तो दवाओं से उन्हें कुछ भी आराम नहीं मिलता, क्योंकि दवाओं की पहुँच वहाँ तक नहीं है, उन मर्म बिंदु तक नहीं है, जहाँ तक जो है हम अपने आसनों के माध्यम से हम जो है और जो है हम वहाँ पर अपना जो है जो कि क्रिया योग में हम अपना जो श्वासों और ध्यान को जोड़ करके उन ऑर्गन्स को, या हम कहें कि उन मर्म बिंदु को प्रभावित कर सकते हैं। तो वह जो उपचार जो है वहाँ से जल्दी फास्ट होगा उसके अंदर हमारा। तो वो उपचारात्मक मर्म बिंदु जो हमारे वो आते हैं। तो इसमें जो है हम और भी इसका और क्या उपाय है हमारे, और हम जो मालिश के माध्यम से जो है हम जो है उन मर्म बिंदु को प्रभावित कर सकते हैं। और हम जो है सिकाई के माध्यम से, जैसे कि जो है सेंधा नमक को गर्म करके और उसकी सिकाई की जा सकती है। तो उससे भी जो है उ उससे जो हमारे जो हमारे जो टॉक्सिन जो जमा होते हैं वो भी क्लीन होते हैं हमारे। और जो है दवाओं के माध्यम से या दवाओं के माध्यम से, आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से, तो ये सब जो है इनके माध्यम से हम अपने जो उपचारात्मक जो मर्म जो है हमारे, उनको प्रभावित करके और हम अपने स्वस्थ हो सकते हैं। अब हमारे आते हैं जो स्थायी मर्म होते हैं और गहरे मर्म होते हैं। तो जो कुछ जो हमारे शरीर के जो है बाहरी स्किन पर होते हैं, तो वो ऊपर-ऊपर ही के हिस्से में मिल जाते हैं। तो उन्हें जो है उन्हें उन्हें जो है हल्का जो है वो है दबाया जाता है। वो जो थैं के ऊपर होते हैं जो, और जो गहरे मर्म जो होते हैं उन्हें आंतरिक मर्म भी कहा जाता है। अब आंतरिक मर्म में क्या होता है कि हम, ऐसा नहीं है कि अगर वो शरीर के अंदर विद्यमान है तो उन्हें अधिक तेज़ दबाया जाए, क्योंकि उन्हें अधिक तेज़ दबाएँगे तो वह भी नुकसान करेगा। तो उनको जो है उनको प्रभावित करने के अन्य उपाय होते हैं। उनको प्रभावित करने के जो है हमारे जो आसन होते हैं, जैसे हम आसन कहते हैं, आसन जो हमारे बाहरी ऑर्गन और जो है अंदर वाले ऑर्गन, दोनों को हम जो है वो डाल सकते हैं, प प प प्रभावित करते हैं। जैसे जो महामुद्रा में जो अंदर की जो अपनी जो स्टोमक की और जो पूरे रीढ़ की हड्डी के आस-पास वाले जो भी ऑर्गन हैं, सबकी मसाज जो हमारी हो रही है, तो वह जो है इसी के माध्यम से संभव है। तो उसके अंदर जो अंदर के जो वो मर्म बिंदु जो प्रभावित हो रहे हैं हमारी, वो जो क्लीनिंग हो रही है, वह जो क्लीनिंग जो है हमारी जो है, जो शारीरिक व्यायाम से संभव नहीं होगी। तो जो इस तरह के जो जो हमारे जो गहरे जो मर्म बिंदु जो है हमारे, तो उ उ उ उन्हीं के माध्यम से जो है हम इनको इनके साथ में जोड़ करके अपने जो कौन से आसन जो है उन बाहरी मर्म बिंदु को प्रभावित करेंगे और कौन से आसन जो है अंदर वाले मर्म बिंदु को प्रभावित करेंगे। उसके अनुसार जो है हम अपना चयन कर सकते हैं। और अब जो है 3 तरह के जो और मर्म बिंदु जैसे आते हैं, जो त्रिविध मर्म बोलते हैं, जो ये हमारा हो गया हार्ट के पास वाला जो है, एक हमारा बोलते हैं हृदय हो गया, वस्ती हो गया और जो है शिर हो गया। तो इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो आकार के आधार पर हम देखें, तो जैसा हम जानते हैं कि कि जो कुछ जो मर्म बिंदु जो बहुत छोटे होते हैं, वो एक उँगली से भी जो है, आधी उँगली आप मानिए कि उनका आकार उतना ही होता है हमारा। और जो कुछ जो है जो मध्यम जो मर्म होते हैं, वह लगभग 2 से 3 उँगल के आकार के होते हैं, और कुछ जो बड़े मर्म होते हैं, वो 4 उँगल आकार तक के भी हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि उन जो मर्म बिंदुओं को जो है हमें उतने-उतने एरिया में डालना है। जिसको मर्म बिंदु का ज्ञान होता है, तो वह जो है उतने-उतने हिस्से में प्रभाव डालता है, तो वो डायरेक्ट उन ही बहुत फ़ास्ट रिलीफ़ देता है हमें। तो इसके लिए हमें जो है उनका आकार जानना चाहिए। तो अब और एक आकार के देखिए, आकार की एक इकाई होती है, तो वो उँगली के आधार पर हम इकाई नापते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर जो है 96 उँगल का बना हुआ है। तो 96 उँगल का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मेरी 8 उँगलियाँ हैं अभी, तो 8 उँगलियों के माध्यम से जब हम ऐसे 96 उँगल जब हम ऐसे जोड़ते जाएँगे एक के ऊपर एक करके, तो 96 उँगल जो है मेरे शरीर का माप में मैं अपने शरीर को नाप लूँगा। पर मेरी उँगलियाँ किसी दूसरे के अनुसार जो कार्य नहीं करेंगी। एक छोटे बच्चे का भी जो आकार जो होगा,
वो उसकी उँगलियों के आधार पर 96 उँगल आप नापेंगे, तो उसको जो है 96 उँगल का ही उसका शरीर होगा उसका। तो इस तरह से जो है हर एक की जो उँगली की जो इकाई है, वह उसके शरीर के अनुरूप ही होती है हमारी। और इसी के आधार पर जो है ये 3 तरह के जो हैं छोटे-बड़े साइज़ के जो मरमिंदो ये डिफ़ाइन होते हैं हमारे। अब हमारा आता है देखिए और जो है ये इस तरह के जो हमारे विशेष जो मरमिंदों पर विशेष जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं हमारे, तो उनके आधार पर भी हमने अपने मरमिंदों को जो डिवाइड किया हुआ है। जैसे हमारी जो हथेली है हमारी ये, तो हथेली को जो बंद करते हैं, तो बंद करने के बाद में अब आप देख रहे हैं कि यह जो जो मिडल फिंगर जो है मेरी, ये हमारी हथेली में जहाँ पे टच कर रही है, यहाँ पर जो हमारा ताल हृदय मर्म होता है। तो ताल हृदय मर्म जो है, जो हार्ट से संबंधित जिनको जो रोग होते हैं, तो उनको जो है वो दबाया जाएगा, तो उससे उनको जो उसमें विशेष लाभ मिलता है उनको। तो इस तरह से जो है जैसे अन्य भी मर्म हैं, अभी सभी का चर्चा करने का भी समय नहीं है अभी हमारे पास, तो हम आगे देखते हैं इसमें हम। तो उनकी जो संरचना के आधार पर हम देख सकते हैं इनको कि जो जो हमारी मांसपेशियों में जो हमारे विद्यमान जो होते हैं, और देखिए जो बहुत से जो मर्म बिंदु जो हमारे होते हैं, वो हम जो है अपना जो कर्म कांड जो हम करते हैं, तो उससे भी उन्हें हमको प्र प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि जो शिखा के बीच में जैसे हम शिखा जब हमारी होती है, तो वहाँ पर जब हम अपने हाथ रखते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो है अधिपति मर्म बिंदु होता है, तो वहाँ पर अधिपति मर्म बिंदु है। और जो है फिर हमारा जो है जो दोनों भुवों के बीच में हम देखते हैं कि आज्ञा चक्र वाले स्थान पर जो है, हमारा जो है स्थापनीय मर्म बिंदु है, तो हम उनके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या हम थोड़ा-सा जो है बाहरी तौर पर उसको प्रेशर डाल कर के हम उसे जो है प्रभावित करके और उनका लाभ लेते हैं। और इसी प्रकार के जो अन्य जो मर्म बिंदु हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान हैं, जैसे जो घुटनों में हमारे जो है एक जानु होता है, जानु मर्म बिंदु उनके अनुसार जो है सब प्रभावित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अंदर देखिए हमारे शरीर के अंदर जो वात, पित्त, कफ के जो दोष जो होते हैं, उसके अनुरूप जो हैं यह एक चार्ट है, वो दिखाता है कि हमारे शरीर में जो है अगर हमारे वात के रोग हैं, तो वात का मतलब हो गया वायु, तो 5 तरह की वायु होती हैं, तो 5 तरह की वायु में से जो है किस वायु के विकृत होने से कौन-सा मर्म बिंदु हमारा प्रभावित होता है, और उसके कारण कौन-कौन से रोग होते हैं हमारे। तो यह हम जो है और इसकी जो जगह भी दी हुई है, देखिए इसकी जगह जो है इस मर्म बिंदु को हम कहाँ खोजें हम, तो मर्म बिंदु हमारे कहाँ पर मिलेंगे, तो यह उसकी जगह में मिलेगा हमें। तो जब हमारे शरीर में जो विशेष समस्या होती है, तो उनका जो निदान के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि मर्म बिंदु का स्थान कहाँ पर है हमारा, और कौन-सा जो है मर्म है वो उस रोग से संबंधित है। तो संबंधित मर्म को हम जो है जान करके और उस जगह को आसनों के माध्यम से या हम पॉइंट्स को दबा करके हम वह लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार जो है हमारे जो पित्त और कफ के जो रोग होते हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार जो है पित्त भी हमारी 5 तरह की होती है, और हमारा जो कफ भी हमारे 5 तरह के होते हैं। तो इनके अनुरूप जो हम देख सकते हैं कि जो इनकी जो जगह और मर्म बिंदु जो है हमारे अलग-अलग स्थानों पर हैं। इनके अनुसार जो है हम ये लाभ ले सकते हैं। अब देखिए जो शरीर के अंदर जो हम जो है देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि 107 मर्म बिंदु हैं, कुछ कहते हैं कि 108 मर्म बिंदु है। तो इनको हम किस तरह हम देखें, इनको अलग-अलग इनको देखने का एंगल है। तो हम अगर हम 108 मर्म बिंदुओं को हम देखते हैं, तो उसका जो है एक एंगल देखने का ये है कि हम उसे 107 मर्म बिंदु, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से हम माने कि 107 मर्म बिंदु है, और जो 108वाँ जो मर्म है वो हमारा मन है हमारा। क्योंकि जो है मन के माध्यम से भी हम चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर को भी ले लिया गया है इसके अंदर। और अगर हम जो है 108 जो मर्म स्थान जो है उसमें जो है 96 पट्टिकाएँ और 9 चक्र और 3 ग्रंथियाँ, इस तरह भी हम और देखिए इसमें जो है जो गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने हमें यह भी कहीं-कहीं वर्णन आता है कि हमारे जो है जो 700 हमारे जो शरीर में जो पट्टिकाएँ हैं या मर्म बिंदु है वो उसकी संख्या जो 700 है। तो कहीं 700, कहीं 107, कहीं 108। तो इसका फिर हम एक एंगल से और देखते हैं कि जहाँ पर जो है गुरुदेव ने यह बताया कि 700 जो है म म जो हमारी जो पट्टिकाएँ जो हमारी होती हैं, तो उनमें जो है उन्होंने सूक्ष्म और कारण पट्टिकाओं को भी लिया है। तो जो है हमारी सूक्ष्म शरीर के क्रिया योग और कारण शरीर के क्रिया योग से वह मर्म बिंदु भी प्रभावित होंगे, जो कि जो स्थूल क्रिया योग से नहीं हो पाएँगे। तो जहाँ पर जो इस तरह की जो बातें आती हैं, तो हमें इनको भी लेके देख लेना चाहिए हमें। तो जो है इस तरह से हम देख सकते हैं कि जब हम अपने स्थूल शरीर और कारण शरीर को मिलाते हैं, तो हमारे जो है अपेक्षाकृत अधिक जो मर्म स्थान जो है वह सूक्ष्म और कारण वाले भी जो मर्म स्थान है, वह भी हमारे प्रभावित हो रहे हैं। और हमारे शरीर में जो जब देखिए जब हम किसी भी रोग को जब हमें समाधान करना है,
रोग का समाधान जब एक तरीके से होता है तो उसको लंबा समय लग सकता है। उसको हम 2, 3, 4 तरीके उसके अंदर जोड़ देते हैं, जैसे हम अपने भोजन पे भी ध्यान दे रहे हैं और हमारे जो मर्म बिंदु जो प्रभावित हो रहे हैं, उसमें जो हमारे स्थूल शक्ति का प्राण जब जा रहा है, सूक्ष्म शरीर का प्राण जो उसको ठीक कर रहा है, कारण शरीर का प्राण ठीक कर रहा है। ओ और और हम देख रहे हैं कि उस अंग की हम सिकाई भी कर रहे हैं, मालिश भी कर रहे हैं। तो सभी तरीकों से जब हम उस अंग को ठीक करने में लगे हैं, तो उसमें जो है जल्दी आराम मिलता है हमें। अब हम जैसे इसकी चर्चा हमने की थी अभी कि हमारे पॉइंट जो हमारे कहाँ-कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कि इसकी लोकेशन कहाँ-कहाँ पर है, जैसे 22 हाथों पैरों में ऊपर और नीचे जो हमारे विद्यमान हैं। और इन्हें जो है देखिए इन्हें जो है दबाने के लिए जो है वो सावधानी पूर्वक हमें जो है किसी एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। और जिन्होंने जो है इनको कभी उपयोग किया है और उनका लाभ लिया है, तो उनसे जो है कोई ज ज जैसे कि हमारे ग्रुप में जो बहुत से जो है एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो उनकी भी राय ली जा सकती है यहाँ। देखिए, ये जो कुछ स्थान जो है मर्म बिंदुओं के स्थान हमें दिखाए गए हैं, अब आसनों के माध्यम से जो है हम इन्हीं-इन्हीं मर्मों को हम जो है वो करके प्रभावित करके और लाभ लेते हैं। तो यह जो शरीर के जो आगे वाला हिस्सा है, उसमें कुछ हमारे मर्म बिंदु हैं जो दिखाए गए हैं, और जो शरीर के जो पीछे वाले हिस्से में जो मर्म बिंदु दिखाए गए हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि अब जिस आसन को करने से शरीर के जिस हिस्से पर दबाव पड़ रहा है, इसका अर्थ ये है कि वह मर्म बिंदु जो है प्रभावित हो रहा है। और उस मर्म बिंदु के प्रभावित होने से हमें जो है क्या-क्या लाभ मिलता है और जो किन-किन रोगों में यह जो है फ़ायदा करेगा, तो इसमें कुछ हमें पुराने चार्ट जो हमने देखे थे अभी, उसमें भी हम जाकर के देख सकते हैं और इसका कुछ फिर इंटरनेट से भी हमें और जानकारी मिल सकती है। अब जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे जो घुटनों में है, घुटनों में देखिए घुटनों में हमारे जो है जानु मर्म है हमारे, और जो अनी मर्म है, और जो है इसी तरह से ही जो है हम जब अपनी जो कोहनी में देखते हैं, जो कोहनी का जॉइंट है, तो उसमें भी हमारे जो है देखिए एक अनी मर्म उसके ऊपर जो है वह विद्यमान है, और कुरकुरा जो मर्म है वह विद्यमान है। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए अभी आप, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये कोहनी के आस-पास जो ये जो मर्म है, तो यहाँ पर ऊर्वी भी है, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऊर्वी जो जो एक जो मर्म बिंदु यहाँ पर भी विद्यमान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि देखिए ये जो शिखा के मध्य में जो है अधिपति मर्म दिखाया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से जो है और भी बहुत से मर्म हैं हमारे। तो यह हम जो इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और हम अपने आसनों के माध्यम से इन्हें प्रभावित करके और लाभ ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम जो आसन जो करते हैं, जो प्रज्ञा योग जो हम करते हैं, प्रज्ञा योग के माध्यम से, और जो हमारे जो प्रभावी और महाप्रभावी आसन जो है, उनके माध्यम से हम किन-किन वर्ग बिंदुओं पर प्रभाव डाल रहे हैं और उनसे हमें जो क्या-क्या लाभ मिलते हैं। तो जैसे कि जो सर्वांग आसन है हमारा, तो सर्वांग आसन में हम देखते हैं कि जो इसमें जो प्रभावी जो मर्म बिंदु है हमारे, वह हमारे जो है जैसे जो हमारे हार्ट के पास वाला जो है, और जो स्तंभन है, अपलाप है, वृद्धि है, और जो आमसा फलक है, तो इस तरह के जो मर्म बिंदु जो हमारे जो है प्रभावित हो रहे हैं हमारे। और इससे जो है हमें लाभ क्या मिल रहा है हमें, कि यह जो है हमारे शरीर को मजबूत बना रहा है, और हमारा जो गर्दन जो हमारी बैंड होती है, तो इस क्या जो है, इनकी जो क्लीनिंग करने में हमें मदद मिलती है हमें। और जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है हमारा। और जो सर्वांगासन में जब हम जो है हमारे पैर ऊपर होते हैं, तो शीर्षासन के भी हमें लाभ मिलते हैं हमें। तो यह इससे हम सभी जो है फ़ैमिलियर हैं। तो अब पहले हम ऐसा करते हैं, पहले हम जो सब चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम इनका जो है एक्सपेरिमेंट भी, इसका जो प्रैक्टिकल भी दिखा सकते हैं। तो इसके बाद जो है अब हमारे जो बद्ध पद्मासन जो हमारा आता है, तो बद्ध पद्मासन में जो है बद्ध पद्मासन में हमारी जो है रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रहती है विशेष रूप से। जब हम दोनों हाथों को दोनों हाथों से दोनों पैरों को जब हम पकड़ रहे हैं, तो उ उ उस अवस्था में जो हमें अपनी कमर को सीधा रख के रखना पड़ता है। हमारी छाती आगे आ जाती है, तो हमारे जो है इस हिस्से में भी दबाव पड़ता है हमारे, और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो मर्म बिंदु है, वहाँ पर हमारा दबाव पड़ रहा है हमारा। और इससे हमारा जो पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और जो गैंग्लियन की सीरीज़ है, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होकर के जो पूरे शरीर में जो फैल रही है, उसमें जब जब बिल्कुल जो तनाव आता है, तो उनकी ब्लॉकेज भी खुलने लगती है। तो उसके आस-पास वाले जो मर्म हैं, जो हमारे जो जो गुदा, पार्श्व, संधि और इंद्रबस्ती, कटिका मम, ये सब जो है मर्म बिंदु हमारे जो प्रभावित होते हैं। फिर हमारा आता है जैसे पादहस्त। तो पादहस्त में जो है हम देखते हैं कि देखिए इसमें हम
पादस आसन में हमारे इस शरीर में जब हम देखिए साथ साथ करके देखते हैं, चलिए तो आपको जो है वो अधिक से क्लियर होता जाएगा इन चीजों का। तो हम देखते हैं इसमें शायद हो सकता है कि इसमें पूरा फोटो ना आ पाए। तो हम देखते हैं कि जो पादस आसन जो हमारा जो है, तो पादस आसन में हम अपने शरीर को पहले ताड़ासन की स्थिति में लाते हैं, और प्राण को भरते हुए उन प्राणों के साथ में भावनाओं को जोड़ते हुए हम साथ साथ जोड़ते हैं, हम नीचे अपने शरीर को झुकाते हैं इस प्रकार। और इसमें देखिए किसी भी आसन में जो है हमारे शरीर का जो पोस्चर है वह इंपॉर्टेंट है। उसमें हम गलत पोस्चर करते हैं तभी उनके साइड इफेक्ट होते हैं हमें। तो पोस्चर हमारा जो कमर सीधी रहे हमारी, और कमर सीधी रखते हुए जो है हमें आगे तक झुकना होता है हमें। और अब हमें जितना हो सके उतना झुकिए, पूरा अगर हाथ नहीं जा रहा तो यहीं रुक जाइए, या जिनका जाता है तो पूरा हाथ नीचे लेकर के जाए। इस प्रकार जब हम थोड़ी देर उस आसन में रुकते हैं, तो आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं कि जब भैया, रुकने का फायदा देखिए क्या मिलता है कि हमें। नितिन भैया, जी इसमें जी बहुत जी। छोटा छोटा दिखाई दे रहा है आपका ना, आप जो वो करके दिखा रहे हैं। हाँ तो जी। या तो इसको स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप करके फिर इसको कर सकते हैं, क्योंकि जी बहुत जी छोटा छोटा दिखाई देता है। जी, ठीक है भाई। जी। जी, अब सही दिखाई देगा जी, थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। जी ठीक। तो अब हम देखते हैं कि जो पाद आसन में हमने जो अपने पोस्चर जो लिया, अब देखिए इसको जो है श्वास को छोड़ते हुए भी कर सकते हैं और श्वास को भर के भी कर सकते हैं, दोनों के ही लाभ मिलते हैं इसमें हमें। तो अपने शरीर के अनुरूप देखना है, जिनका हाई बीपी है वो जो है श्वास को खाली करके करें, और जो जिनका कोई समस्या नहीं है इनको वो भर के भी कर सकते हैं, तो उनकी जो ब्लॉकेज खुलती है हमारी इसके अंदर हमारे, क्योंकि जब श्वास श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर जो प्राण अधिक होता है, तो वह जो प्राण जो है वह जगह खोजता है कि उसे जो है कहाँ पर फ्लो करना है, तो वो फ्लो करने के लिए दबाव डालता है, तो दबाव के कारण भी ब्लॉकेज खुलती है। जैसे हमारी नालियों की सफाई जब हम करते हैं तो हाई प्रेशर से जो पानी जाता है तो उसकी सफाई अपने आप हो जाती है। तो इसी प्रकार जो है हम जो है इसको हम करते हैं, तो हमारा की कमर सीधी रहेगी, तो मुख्य रूप से हमें ध्यान ये रखना है कि कमर हमारा जो है इस तरह हम थोड़ा सा हम करके, और तब हमें झुकना है अपने शरीर को तब। थोड़ी देर रुके रहेंगे, तो रुक करके हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है कहाँ कहाँ पर दबाव पड़ रहा है। तो आप देखते हैं कि घुटनों के पास वाले जो मर्म बिंदु है वहां में दबाव पड़ रहा है, और जो कमर के साथ में जो मेरा जो लंबर रीजन जो है, तो लंबर रीजन के पास जो हमारे जो मर्म बिंदु है यह उन पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो अगर हमें वहां पर ब्लॉकेज है हमारी, तो ये ब्लॉकेज उनसे खुलती जाती है धीरे धीरे हमारा। और इस प्रकार हम देखते हैं। अब जैसे हमारा आगे आता है हमारा कहते हैं उत्कट आसन, तो उत्कट आसन में हम देखें तो उत्कट आसन में जो है हम जो है श्वास को भर करके और दोनों हाथ सीधा रख के और हम चेयर पोज में आ जाते हैं। तो अब देखिए कि इसमें जो है आपका कहाँ कमर दबाव पड़ रहा है। तो जो घुटने जो है मेरे अब हम देखिए हमारा जो पूरा भार जो है वो एडीओ पर लेना है हमें। एडीओ पर लेने के बाद और कमर सीधी रखने के बाद हमें कहाँ कहाँ पर दबाव पड़ रहा है। तो घुटनों पे हमारे दबाव पड़ता है, तो घुटनों में जो हमारे जानु मर्म होता है, तो जानु मर्म हो गया, उर्वी मर्म हो गया, और जो अणी जो मर्म है यह भी होता है हमारा, और जो पार्श्व संधि मर्म है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है उत्कट आसन करने से ये जो है चार नर्व जो हमारे मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा आगे जो हमारा आता है वह हमारा आता है पश्चिमोत्तानासन। तो जो पश्चिमोत्तानासन में जो है हमें उसी तरह के लाभ मिलते हैं जैसा लगभग लगभग वही सब लाभ मिलते हैं जो हमें जो है पादहस्त में मिलते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं इधर। तो पश्चिमोत्तानासन में
हम अपना जो है घुटना सीधा रखेंगे और दोनों हाथों को सीधा रखते हुए कमर भी सीधी रखनी है हमें। और इससे हम जो है श्वास को छोड़ करके करेंगे तो थोड़ा और आगे झुका जाएगा हमसे। और हमें कोशिश करना है कि हमारी जो जो नाभि है वह पहले यहाँ पर सटे हमारी। तो पहले हम जो गर्दन को ना सटाएं, पहले इधर सिर को ना सटाएं, पहले हम जो है नाभि को इससे मिलाने का प्रयास करें हम। तो वह सही तरीका है। अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा तो इतना कीजिए, चाहे विषय कोई बात नहीं। इतने में भी आपको लाभ मिलेगा आपको। तो अब इसके बाद जो है हम इसको जो है धीरे धीरे हम अपनी क्षमता के अनुसार आगे झुकेंगे। और हम ध्यान देंगे कि हमारा जो है कौन कौन से मर्म बिंदु हमारे प्रभावित हो रहे हैं। तो आपने देखा कि इसमें जो हमारा जो मर्म बिंदु है, हमारे जो पार्श्व संधि हो गया और जो है इंद्रवस्ती और कटिका, ये मुख्य रूप से जो है ये मर्म बिंदु हमारे इसमें प्रभावित होते हैं। और ये हमारा देखिए पेट की चर्बी को भी गला रहा है। और इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन हमारा और बेहतर होता जाता है। हमारा जो हमारा जो पाचन तंत्र भी मजबूत होता है हमारा। और हमारा जो है जैसे हाथ पैर में पूरा खिंचाव आ रहा है तो हाथ पैर भी हमारे जो है इसमें मजबूत हो रहे हैं हमारे इसके अंदर। और जैसे इसके बाद जो है जो हमने जो एक पहले जो हमने वो डिस्कस किया किया था कि जो है इसके अंदर जो है हमारा जो बद्ध पद्मासन है हमारा। बद्ध पद्मासन में हम देखते हैं तो जब हम जो है पद्मासन लगा लेते हैं, पद्मासन लगाने के बाद में जब हम बाएं हाथ से और बाएं पैर को पकड़ते हैं, तो जब हम इस तरह जब करते हैं तो आप देख रहे हैं कि स्वतः इसके अंदर जो है शरीर हमारा जो सीधा तन जाता है हमारा। और इसमें खिंचाव आता है हमारा इसके अंदर हमारा। और जिनसे अभी जो है नहीं हो पा रहा तो एक एक हाथ से करें। तो हम देखेंगे जब हम दोनों हाथ से एक साथ पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो जो है वह हाथ ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा। अब इसको ऐसा करते हैं कि जैसे जो है ये मेरा बायां हाथ है, ये बायां हाथ है, बाएं हाथ को और बायां पैर जो है इन इन दोनों को पकड़ता हूँ। अभी मुझे अगर पकड़ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा गर्दन थोड़ी घुमा लेता हूँ अपनी इधर। अब देखिए अब मेरा हाथ जो है पहले यहाँ तक आ पा रहा था, अब और आगे तक जा रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है हमारी। तो एक का अभ्यास करेंगे हम, फिर दूसरे की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है तो दूसरे में भी ऐसे ही। अभी मेरा हाथ मेरा यहाँ तक जा रहा है, आप देख रहे हैं ये हाथ जो है, ये हाथ मेरा यहाँ तक जा रहा है ये जो है। तो ये वाला हाथ अभी यहाँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा और घुमा दूंगा तो और आगे हाथ चला गया मेरा। देखिए कहाँ तक हाथ चला गया। तो इस तरह जो है धीरे धीरे जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। किसी कपड़े का सहारा भी लिया जा सकता है और अपनी क्षमता के अनुसार हम करेंगे। तो इसके अंदर जो है हाँ, तो इसमें जो हमारा जो बद्ध पद्मासन है हमारा, तो बद्ध पद्मासन में भी हमारे जो है जो गुदा मर्म है और हमारे जो कटिका है, वस्ती है, ये सभी जो है मर्म हमारे प्रभावित होती हैं इसके अंदर। अब हमारे जो है जो सर्पासन जिसको हम जो भुजंगासन कहते हैं, तो भुजंगासन में हम आते हैं अभी। अब अपने शरीर को पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके और धीरे धीरे से ऊपर उठेंगे। अब देखिए हम अपनी क्षमता के अनुसार या तो इसे लंबा कर सकते हैं एक ही बार में, या फिर जो है इसे थोड़ा सा रोक रोक के भी कर सकते हैं, 2 बार में करें, 3 बार में करें। परंतु इसमें जो है जितने भी हम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, उसमें अपने मन को अवश्य वहां लेकर जाएं और अपनी भावनाओं को भी जोड़ें। तो हम जो है जल्दी लाभ ले पाएंगे उसका। अब देखिए अगर मैं आसन कर रहा हूँ तो अगर मेरा मन भी वहां पर है, मेरा मन जो है मुझे लग रहा है कि मेरी जो कमर है, जो लंबर रीजन है, वहां पर जो प्राण का फ्लो अधिक मात्रा में हो रहा है, गहरे लंबे श्वास भी चल रहे हैं, प्राणायाम भी चल रहा है मेरा। उस प्राण शक्ति को मैं अपने मर्म स्थानों पर, यानी कि जो है जो मेरा जो लंबर रीजन है वहां पर मैं लेके जा रहा हूँ। और उसको एक ईश्वरीय चेतना के साथ में जोड़ रहे हैं भावनाओं के माध्यम से। मेरी भावनाएं भी जा रही हैं कि ईश्वर का जो दिव्य प्राण जो है वह मेरे अंग organ को स्वस्थ कर रहा है। तो इस तरह की दिव्य भावना के साथ में उसे जोड़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लाभ हमें जो है इस आसन में रहने पर 2 मिनट में मिलता था वो कुछ सेकंड में ही मिलने लगेगा आपको।
तो इस प्रकार जो है हम फिर धीरे-धीरे से सामान्य स्थिति में आ जाएँगे। देखिए इससे भी जो हमारे जो है जो हमारे जो मर्म बिंदु कौन-कौन से प्रभावित होते हैं, हमारे यहाँ पर हमारे जो है अणी है, पूर्वी है और कटिका है। तो ये मर्म बिंदु हमारे जो है इसमें प्रभावित होते हैं हमारे। हाँ जी, अब इसके बाद फिर हम आता है हमारा धनुरासन। धनुरासन जो है, इसका भी अपना विशेष लाभ मिलता है हमें। तो ये देखिए दोनों पहले देखिए दोनों हम पैरों को दोनों हाथों से पकड़ करके और श्वास को भरते हुए गर्दन और पैर एक साथ ऊपर उठाएँगे। इसमें अपने सांसों की गति को सामान्य करते हुए जितना संभव हो सके उतनी देर रुकने का प्रयास करेंगे। चाहें तो थोड़ा-सा जो है पैरों को थोड़ा मूवमेंट दे सकते हैं हल्का-सा, और अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो शरीर में जो स्थिरता होनी चाहिए, पहले हल्का-सा मूवमेंट दे करके फिर शरीर को स्थिर कर लें और फिर आपका ध्यान भी अच्छा होगा। तो हम आसन में प्राणायाम और ध्यान को भी साथ-साथ जोड़ रहे हैं और फिर धीरे-धीरे रिलैक्स हो जाएँगे। देखिए इसके इसमें देखिए इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जैसे जैसे कि इसमें जो है जो मर्मबिंदु जो हमारे प्रभावित हो रहे हैं, वह हमारा जो है विटप हो गया, लोहिताक्ष हो गया, और इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण जो मर्मबिंदु है, वह हमारा जो है नाभि स्थान वाला है। नाभि स्थान वाला जो मर्मबिंदु जो हमारा वह अधिक प्रभावित हो रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है अब जो नाभि की ध्यान करेंगे तो उसका भी चक्र का लाभ भी हमें मिलेगा। और हम देखते हैं कि ना यह इतना महत्वपूर्ण मर्म है कि हम बहुत बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ना पेट की समस्याएँ होती हैं। तो पेट की समस्या जो होती है तो उन्हें यह पता नहीं लग पाता कि वह अपने खान-पान में बदलाव कर लेते हैं और अपना जो है दवा भी ले लेते हैं, आयुर्वेदिक दवा भी ले लिया, उसके बाद भी आराम नहीं आता। तो उसमें ये होता है कि ना हमारे शरीर में जो शरीर की में जो नाभि वाला स्थान जो है, अगर नाभि हमारी जो है अपने स्थान से जो है डिग जाती है, यानी कि उसका बैलेंस अगर बिगड़ता है, तो भी जो है हमारे शरीर में नाभि के आस-पास वाले जो अंग ऑर्गन जितने हैं, उससे संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। उसका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, उसको गैस बनने लगेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी दिक्कत आएगी, या फिर जो है अन्य जो इस तरह के जो और भी समस्याएँ जो हैं हमारे शरीर के अंदर, जो पेट से जुड़ी हुई जो हैं, वह समस्याएँ जो हैं धीरे-धीरे आने लगती हैं। और इसकी पहचान कैसे होती है? देखिए, इसकी पहचान करने के लिए हम अपने शरीर को ना सीधा खड़ा करेंगे हम, और सीधा खड़ा करके हम दोनों हाथों को ढीला छोड़ेंगे, और अब हम देखते हैं कि देखिए दो थोड़ा पास से देखिए अभी आप, ये हम देख रहे हैं, देखिए ये जो जो हमारी उँगली से ऊपर की जो लाइन जो है, इन लाइन को मिलाएँगे आपस में। देखिए ये लाइन मिलाई हमने, इन लाइन को मिलाई और इनको हथेलियों को ऐसे मिला लेंगे आपस में। तो इनको मिलाने के बाद में आप देखिए कि जो मेरी जो फिंगर जो है, जो सबसे लिटिल फिंगर है, लिटिल फिंगर की लाइन और ये अगला जॉइंट और ये ऊपर वाला जॉइंट, ये सारे जॉइंट अगर एक सीध में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी नाभि मेरी ठीक है, मेरी नाभि डिगी हुई नहीं है। अगर इनकी जो स्थान कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपने मिलाया, ये मिलाने के बाद अगर ये ऊपर-नीचे कुछ हो गया, ये देखिए ऐसी पोज़ीशन देखिए अब। ये मेरी जो है ना दोनों जो उँगली का जो जॉइंट है ना, उँगली का जॉइंट जो है अब देखिए थोड़ा ऊपर-नीचे दिख रहा है आपको। तो यह स्थिति जो है अगर आपकी सहज अवस्था में बन रही है, ये तो मैं आपको फ़ोर्सफुली करके दिखा रहा हूँ, परंतु अगर आपकी सहज अवस्था में यह स्थिति बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नाभि है वो सेंटर में नहीं है, वह डिगी हुई है। तो हम अपनी नाभि को सेंटर में लेकर के आएँ। तो नाभि को सेंटर में लाने का जो उपाय जो है वो एक्सटर्नल चिकित्सा भी हम कर सकते हैं कुछ। जैसे कि बहुत से लोग घर पे क्या करते हैं कि उस हिस्से पर जो है ना कुछ एक दिया बना के रखते हैं, उसके ऊपर जो है एक वो लगा देते हैं, लोटा जो होता है वो रख देते हैं, तो उससे वैक्यूम बन जाता है, ऑक्सीजन एब्ज़ॉर्ब होती है, वैक्यूम बन जाता है, तो वह जो है नाभि को खींचती है, नाभि के वह जो वैक्यूम जो है ना वो नाभि को खींच करके सेंटर पे लेकर के आता है, वो एक तरीका वो होता है। दूसरा तरीका ये है कि किसी का कुछ मदद ही ना लेना पड़े, तो वह तरीका है हमारा धनुरासन। तो धनुरासन में जब हम जो है रेगुलर अभ्यास करते हैं, आपने अपने शरीर में देख लिया कि हमारी नाभि डिगी हुई है और धनुरासन करेंगे, तो धनुरासन के करने से जो है हम हमारी नाभि अपने आप सेंटर में आने लगेगी हमारी। तो हाँ, अब इसके बाद जैसे एक हमारा आता है मयूरासन। तो मयूरासन जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें कोशिश करना चाहिए कि इसे जो है हम अपने शरीर में जो प्राण
करने से ना कभी कभी जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। जी भैया, दिखाई दे रहा है अभी? जी। जी भैया दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो इसमें जो है पहले मयूर आसन में हमें हमें अपने शरीर का जो बैलेंस जो है दोनों हथेलियों पर लेकर के आना है। नाभि के दोनों तरफ जो है हमें अपनी हथेलियों को इस प्रकार रखना है। और जो दोनों जो बाजू हैं हम अपने शरीर को जो है पहले तान लेंगे ऐसे करके। और थोड़ा सा ऐसे जो है मूवमेंट देंगे शरीर को। थोड़ा सा मूवमेंट देने के बाद बैलेंस बनने लगेगा। और फिर जो है श्वास को भरते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाते हैं। और इससे हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर में जो विशेष रूप से चेहरे में जो है रक्त का संचार जो है वह अधिक होने लगता है। और यह हमारी जो है पाचन क्षमता को बहुत बढ़ाता है। यानी कि जिनकी जो अग्नि मंद है, जिनको जो है जिनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आती है, तो वह इस आसन का अभ्यास करेंगे तो उनकी जो है अग्नि भी जो है वो तीव्र हो जाएगी वो। इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं हमारे। और जो देखिए लोड जो हमारा आया, हाथ पर आया और पैरों को स्ट्रेट रखने के लिए जो हमने प्रयास किया, तो हाथ और पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती है हमारी। और इससे जो कॉन्स्टिपेशन में भी हमें जो है रिलीफ मिलता है हमें। और इससे संबंधित जो हमारे जो मर्म जो हैं, वो हम देखते हैं। जैसे इसमें जो है एक विटप हो गया, लोहिताक्ष, वस्ती, नाभि, और ये सब जो है जो वक्ष के आसपास जो मर्म है, और जो पीठ और रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ के हिस्से में जो मर्म है, वह भी प्रभावित हो रहा है इसके अंदर। तो इसी प्रकार के जो लाभ हैं, वह जो है हमें जो प्रज्ञा योग है हमारा, प्रज्ञा योग में भी हम जो है इसी तरह के लाभ हम जो है जल्दी ही पा सकते हैं। तो प्रज्ञा योग में जो 16 स्टेप जो हमारे होते हैं हमारे, तो आई थिंक कि उसमें तो आप सभी फेमिलियर हैं। तो भैया उसका डेमो दिखाना चाहिए, आप बताइए, उसको भी छोड़ सकते हैं, समय भी वैसे हो गया वैसे अभी। या मुझे लग रहा है कि 2 मिनट में डेमो दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक ठीक। तो देखिए उसमें जो है, उसमें मुख्य रूप से जो है, तो इसके जो 16 स्टेप जो होते हैं हमारे, तो 16 स्टेप में जो है हम कम समय में अधिक लाभ ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा धीरे करेंगे तो हम जो है मर्म बिंदु हमारे अधिक प्रभावित होंगे हमारे। तो जैसे पहले हमारा जो आएगा ताड़ासन आएगा। फिर पादहस्तासन। फिर आएगा हमारा वज्रासन। फिर आता है उष्ट्रासन। तो आप देखते जाइए कि कहाँ कहाँ पर आपको दबाव महसूस हो रहा है आपके शरीर के अंदर। तो उष्ट्रासन में हम देख रहे हैं कि कमर के दोनों ओर जो लंबर रीजन जो है और जो सैक्रल रीजन है, मेरा वहां दबाव पड़ता हुआ, और गर्दन पर खिंचाव आता हुआ, गर्दन के आसपास हमारे जो मर्द प्रभावित होते हुए। और इसके बाद अब हमारा आता है योग मुद्रा। देखिए योग मुद्रा में जो हमारे जो जो नाभि वाला स्थान है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वह भी प्रभावित होती हुई। और हथेलियों में जो न, हमारी जो बाजू जो है, जो कंधे के पास जो मर्म बिंदु है हमारे, वह भी सब प्रभावित हो रहे हैं हमारे। फिर अर्ध ताड़ासन। तो इसमें वही जो ताड़ासन वाले लाभ जो है, तो इसमें जो मेरुदंड हमारा सीधा रहता हुआ, तो इसके मेरुदंड के आसपास वाले जो मर्म स्थान जो है, उनके अंदर भी क्लीनिंग होती हुई।
और अब हम यहाँ से हम करते हैं भुजंग आसन। फिर ये भुजंग आसन दाएं, शशांक आसन, अर्धताड़ासन, कटासन, पादहस्तासन, ताड़ासन, और बल की भावना के साथ ओ जी। तो इसी के साथ में हम आपका वही नाम देते हैं। अब प्रश्नोत्तरी का सेशन जो है वह शुरू हो रहा है हमारा। जी जी भैया प्रणाम। अरुणा दीदी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम नितिन भैया। जी अचानक दीदी। से मेरा जो है कमर का बायां साइड वो ऐसा हम्म, दर्द हो रहा है कि सब्जी वगैरह काटने में नहीं बन रहा है बैठ के। ठीक। तो लगभग मतलब नवरात्रि किए थे, नवरात्रि के जस्ट बाद ऐसा हुआ। उसके बाद अभी कल हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले योगा करने, जबकि हम प्रज्ञा योग वगैरह महामुद्रा वगैरह सब करते थे। महामुद्रा में मेरा जो है पेट घुटनों से, माथा घुटनों से सट जाता था। ठीक, आराम से, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होती थी हमको। लेकिन अचानक से बोले ना ये दर्द उठ गया है, तो अब एकदम सटा ही नहीं पाते हैं बायां साइड। जब बायां साइड का पैर मोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द है। तो हमने दिखाया यहाँ डॉक्टर को, तो वो बोले योगा कीजिए, कुछ हुआ नहीं। हमको लगा कुछ हो गया। और क्या होता है, बायां हाथ के ऊपर कंधा जो है वहां जो है थोड़ी सी ठंड बढ़ी ना, अभी शिव शिव हम्म, शिव शिव करने लगता है। और ज्यादा ठंड बढ़ जाने के बाद यदि स्वेटर वगैरह ना पहनते हैं तो बहुत शिव शिवाने लगता है, जैसे टीस नहीं मारता है वैसे ही टीस मारने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जी देखिए दीदी। बीच में रीढ़ की हड्डी में दर्द उठी, उसके बाद हम्म, बाएं तरफ आ गई। हम्म, और अभी जो है आपने जो कहा पादहस्तासन, पादहस्तासन में मेरा सर जो है घुटनों से आराम से सट जाता था, लेकिन अभी इतना दर्द हो गया है कि नीचे छू नहीं पा रहे हैं अंगूठा। अचानक से ऐसा क्या हो गया है? जी तो दीदी एक चीज तो हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई आसन करने में हमें सहजता महसूस नहीं हो रही, तो आपका शरीर ही आपको बता रहा है कि अभी उसे कुछ समय के लिए रोकना चाहिए हमें। तो पहले तो जो है उसको आराम तो उससे मिलेगा कि कुछ समय जो है जिसमें हमारा दर्द बढ़ रहा है वह आसन जो न किया जाए। और फिर सर्दी के समय में जो क्या होता है कि जो है हार्डनेस बढ़ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो ठंड में आते आते जो है पानी भी जो है बर्फ की भांति जो है वो कठोर होता जाता है। तो यह जो है कठोरता जो है हमारे शरीर में भी आती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि सर्दी के दिनों में जो है सूक्ष्म व्यायाम और जो गति संचालन जो व्यायाम है, उनको अधिक करना चाहिए पहले। किसी भी कठिन आसन को करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम और जो गति संचालन वाले जो है, वो करके अपने शरीर की गर्मी बढ़ा ली है। तो गर्मी बढ़ाने से आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के बाद में फिर आप आसन करेंगे तो आपको उसका जो है साइड इफेक्ट है वो नहीं होगा आपको। तो अभी आपने जो बताया कि जो है आपको आगे झुकने में वह हो रहा है, तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि उसका जो है रिवर्स करके देखिए। रिवर्स का मतलब है कि जैसे कि अगर आपको फॉरवर्ड बेंडिंग में दिक्कत आ रही है तो बैकवर्ड बेंडिंग थोड़ा अधिक कीजिए आप। तो बैकवर्ड बेंडिंग से जो है आपको जो है थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। रिलैक्स से वो जो जो पॉइंट्स है आपके वो रिकवर होंगे आपके वो। तो रिकवर होने के बाद फिर आप फॉरवर्ड बेंडिंग पे आइए। अभी वो आसन मत कीजिए जिससे आपकी समस्या बढ़ रही है। और थोड़ा इनमें थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम और गति संचालन आप कीजिए, तो वो आपको लाभ मिलेगा। जी, जी। भैया आपने बताया कि पॉइंट दबाया जाता है, ऐसा कोई पॉइंट है जो ये फायदा करे दबाने से?
हाँ, वो ना वो आपकी दर्द की पोज़ीशन को देख कर के पता लगेगा। अगर आपका जो है अगर आपको लग रहा है कि जो हमारा जो दर्द है वो हमारा जो L1, L2, L3, L4 के पास है, तो उसके पास के जो जो मर्म बिंदु जो हमारे होते हैं, तो उ उन उन उनमें पर वो किसी एक्सपर्ट के साथ ही करना चाहिए वो। एक्सपर्ट के साथ में तो उनको जो है उनको दबाने का जो माध्यम होता है कि पहले अंगूठों के माध्यम से उनको दबाया जाए। फिर अंगूठों से जो उनकी इस तरह जो मसाज की जाए। मसाज करने के बाद में जो है फिर रीढ़ की हड्डी में जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक जो है एक हल्के हाथ से मालिश कर ली जाए। मतलब वो थोड़ा-सा हल्का-सा तेल लगा करके और फिर मालिश भी की जाए उसके अंदर। और फिर अंत में जो है एक सिकाई भी कर ली जाए। जैसे कि हम जो सिकाई हम करते हैं, तो सेंधा नमक को जो है सूती कपड़े में बाँध करके उसकी सिकाई कर ली जाए। तो मालिश, अच्छा। सिकाई और जो मर्म बिंदु से दबाया गया, तो 2-3 चीज़ें मिला कर के जो है हमें उसका समाधान जो है वो है जल्दी ही देगी हमें। थैंक यू भैया, प्रणाम भैया। जी। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम। क्लास के लिए धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास है। भैया मुझे ये बताइए कि पद्मासन में अगर हम पेट आगे कर लेते हैं, मतलब सीना आगे करते हैं, मतलब छाती, तो मुझे लगता है कि मेरा पेट भी आगे हो जाता है। तो क्या पेट पे थोड़ा दबाव देना चाहिए जब हम बैठते हैं? क्योंकि अगर पेट आगे आ जाएगा तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी। तो वो थोड़ा मुझे बताइए। पद्मासन में आप कौन-सा आसन कर रही हैं दीदी आप? पद्मासन में अगर हम बैठ के पानी पीना है या कुछ भी करना है, तो हम पानी भी पिएंगे और छाती को थोड़ा पुश तो हो ही जाता है, आगे हो ही जाता है, वो फॉरवर्ड तो हो ही जाता है। तो पेट भी आगे हो जाता है मेरा। तो थोड़ा क्या पेट पे प्रेशर देना चाहिए क्या? कि क्योंकि पेट आगे जाएगा तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी हमारी। तो इसमें थोड़ा सा मुझे प्रकाश चाहिए, क्योंकि आपका जो आसन जो है ना बड़ा सीधा लगता है देख के, और कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, तभी कब्जियत या कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सर पेट दर्द। कल से मैं बहुत पेट दर्द से परेशान हूँ। तो बताइए थोड़ा। जी। तो एक तो दीदी ये है कि जो हमारे शरीर की समस्याएँ होती हैं कुछ, वो सारी ना स्थूल शरीर से जुड़ी नहीं होती। उनमें ना सूक्ष्म और कारण शरीर भी होता है। जैसे हमारे विचार भी अभी हमने थोड़ा देखा था, इस पे भी देखा था कि पहले कॉन्स्टिपेशन अधिक रहती थी। तो कुछ जो है मन में विचारों में भी बहुत उलझन हुआ करती है। तो उसके कारण से भी अब जब वो थोड़े सुलझने लगते हैं, तो उसका असर भी स्थूल शरीर पे आने लगता है। यह तो एक कारण है ही। और जो स्थूल शरीर का जो है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे आप देखिए कि जो हमने जो है अगर ये लगाया जो हमने अब जैसे कि पद्मासन में बैठे हैं, पद्मासन में बैठ कर के पहले हमें ध्यान ये करना है कि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी हो, तो हमारा शरीर इस तरह सीधा रहेगा, तो आप देखेंगे कि छाती अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, पेट अपने आप अंदर चला गया। तो हमारा जो है पद्मासन में बैठने पर हमारा ध्यान पहले रीढ़ की हड्डी पे होना चाहिए। जैसे हम कहीं पर भी हम जो है व्याख्यान भी सुनते हैं, कहीं भी जैसे हम बैठे रहते हैं, तो हम थोड़ी देर में ही हमारा कमर ऐसा हो जाता है हमारा हल्का, ऐसे हो जाता है हमारा। तो ये होने पर जो है तो फिर वो रीढ़ की हड्डी में भी आराम तो जल्दी थकान जल्दी होती है हमें इससे। तो हम कोशिश ये करना है जब भी हमें याद आते ही हमें अपने शरीर को सीधा कर लेना चाहिए। तो सीधा कर लिया तो अब जो है हम हमारा जो छाती आगे है और छाती से आगे आप देखिए आगे झुकेंगे तो जो है पहले छाती ही निकल रही है तो पेट तो लगेगा ही साथ में। पेट भी जो है क्योंकि पेट भी इसके साथ में जो है जुड़ा हुआ है, कमर के साथ पेट भी जुड़ा हुआ है, तो यह भी लगेगा। परंतु अगर हम जो है अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए तो आगे झुकेंगे, तो हमें इसका जो है साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो लंबे समय तक होता रहेगा। ठीक है भैया, और दूसरा प्रश्न। आजकल ना एक ट्रेंड चला है, हम अपने परिवार में भी देखते हैं, रिलेटिव में भी देखते हैं, कि बेड में हम मतलब बेड अच्छा है तो आजकल वो गद्दा रहता है ना, मैट्रेस जो होता है, तो उस पर बैठ के हम एक्सरसाइज करते हैं। तो वो कहाँ तक सही है? कि हम, मुझे तो लगता है कि हम कभी नहीं कर पाए। हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो जमीन पे ही अपना मेट बिछा कर करते हैं। लेकिन मैंने अपने रिलेटिव से और सबको मैंने देखा है कि बेड पे मैट्रेस पे करना शुरू कर दिए। और वो कितने, मतलब ये मुझे लगता है कि ये उतना बेनिफिट नहीं देता होगा। तो पृथ्वी तत्व से तो हम अलग हो गए। तो थोड़ा सा इस पर बताइए तो कि डिफरेंस है या हम बेड पे कंटिन्यू कर सकते हैं? अ, बेड पे करने में ना हमें एक तो ये साइड इफ़ेक्ट लगता है कि उसमें आपका जो है ना, जो आपकी बॉडी जो स्ट्रेट नहीं रह पाती है आपकी। बॉडी आपकी स्ट्रेट ना रह पाने के कारण जो है, जो बॉडी का जो सही पोस्चर है, वो हमें नहीं मिलेगा और बॉडी का सही पोस्चर नहीं मिलेगा तो उस आसन का पूर्ण लाभ हमें नहीं मिलेगा। अब जैसे कि हम एक चीज़ देखते हैं कि शीर्षासन जो होता है हमारा ना, शीर्षासन में अगर जो है हल्का-सा सॉफ्ट है तो ठीक है, मतलब हल्का-सा मतलब जिससे कि जो आपके आपके जो सिर को थोड़ा आराम मिले। परंतु अगर वो अधिक सॉफ्ट है,
तो आप देखेंगे कि आपका जो शरीर जो जो सिर जो है आपका यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा आपका जो है गद्दे के अंदर समा जाएगा। तो गद्दे के समाने के कारण जो है इस एरिया में जो है अधिक हीट उत्पन्न होती है। तो हीट अधिक उत्पन्न होने के कारण जो है वो लंबे समय तक हम उसको करने में हमें घुटन सी महसूस होती है। और इसी प्रकार जो है हम जो है जैसे हम जो है ये करते हैं जो पादहस्तासन जो हम करते हैं या पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तो पश्चिमोत्तानासन में भी आप देखेंगे कि जो पश्चिमोत्तानासन जो आपका तो उसमें जो है अगर ये मैं गद्दे पे बैठा हूँ तो गद्दे पे बैठने से ना ये जो बिल्कुल सीधा जो है ना ये स्ट्रेटनेस नहीं आ पाएगी। इसमें जो हल्का सा थोड़ा झुकाव रहेगा ऐसे या थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव रहेगा ऐसे। तो ये जो है ये स्ट्रेट नहीं होगी तो फिर हमें जो है उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलता हमें, क्योंकि पहले से ही देखिए हमारा जितना शरीर हमारा स्ट्रेट रहता है ना हमारा, तो स्ट्रेट रहने पर जो वो मर्म बिंदु की जो सफाई जो है जो क्लीनिंग जो है वो करना आसान होता है। वो शरीर अपने आप ही उसे क्लीन करता है उसे। सामान्य हम जब सांस ले रहे हैं तो सामान्य सांसों से अगर हमारी शरीर सीधा है तो सीधे में वो श्वास का प्रवाह और जो प्राणों का प्रवाह उन नाड़ियों में उन मर्म बिंदुओं में अच्छे से हो रहा है हमारा। तो उसमें आपको जो अधिक कुछ आसन प्राणायाम ना करते हुए भी आपकी क्लीनिंग स्वतः ही हो रही है। और अगर आप बैठ करके बैठे हैं तो आपने यानी कि आप ये मानिए कि आपने उस एरिया में जो है प्राणों के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया। तो अवरुद्ध कर दिया तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा शरीर स्ट्रेट किस तरह रह पाए। तो हाँ, आपकी बात ठीक है कि उसमें आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो जितना गद्दा जितना सॉफ्ट होगा उतना ही अनकंफर्टेबल लगेगा आसन करने में। तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जी। भैया एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। मयूरासन में ना मैं टिक नहीं पाती, मैं मयूरासन करती हूँ। आपने हुँ। बोला नाभि चक्र को ठीक करने के लिए मयूरासन और धनुरासन, और धनुरासन में भी मैं टिक नहीं पाती हूँ। मतलब वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है। तो मयूरासन को टिकने के लिए क्या किया जाए? ज्यादा कर भी नहीं सकते हैं उसको। मैं जैसे ही जाती हाँ। हूँ पोर्शन में, और फिर पोर्शन में फिर मैं तुरंत गिर जाती हूँ। तो उसका क्या किया जाए? जी, मयूरासन में ना पहले जो है अपने बैलेंस बनाया जाए। पहले आप ना पहले आप ये अभ्यास मत कीजिए कि मयूरासन एग्ज़ैक्ट करना है आपको। पहले मयूरासन के जो पहले वाला जो पोस्चर है वो करिए आप। जैसे कि इसमें जो हम हैं, पहले हमें जो है अपने शरीर को जो है दंड के समान सीधा रखना है। दंड का सीधा मतलब पहले हम जो इस पोस्चर में ऐसे आए हम, ऐसे सीधा रखें इसको। और इसको थोड़ा-सा इस पोज़ीशन में ऐसे रहें। अब धीरे-धीरे जब हम जो है अपने शरीर का वज़न आगे लेकर के आएँगे, गर्दन आगे जाएगी ना हमारी, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर पर जो है नाभि के आस-पास वाले एरिया पर दबाव बढ़ेगा और आपके जो है जो कोहनियों पर दबाव बढ़ेगा। तो धीरे-धीरे दबाव बढ़ाना अच्छा है, क्योंकि जब हम जो मयूरासन में ऐसे करके करते हैं तो और पूरा ऊपर कर लिया हमने, तो ये दबाव तो मैक्सिमम है। परंतु आप देखिए कि जब आपने मयूरासन को शुरू किया, शुरू करने से यहाँ से और यहाँ तक आया जो मेरा, तो दबाव मेरा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो आपको जो है दबाव को अपने शरीर पर धीरे-धीरे बढ़ाना है। तो एक तो ये है मयूरासन में कर सकते हैं आप, और दूसरा क्या है कि मयूरासन को करने के लिए जो है आप किसी का सहारा लेके कीजिए। जैसे पीछे मेरी दीवार है, तो पीछे दीवार का जैसे अभी मैंने अगर अपने पैर को यहाँ छू दिया मैंने, तो अब मुझे जो है हथेलियों पे और कोहनियों पे दबाव कम पड़ेगा। अब मैं अगर दीवार के सहारे में करता हूँ, तो आप देखिए क्या होता है अभी यहाँ पर। तो ये जो है इस तरह आप देखेंगे कि मेरा शरीर भी स्ट्रेट है मेरा, थोड़ा मैं लंबे समय तक भी कर पाऊँगा मैं और मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है मुझे। तो इस तरह जो है हम इसमें कर सकते हैं। और जो हमारा जो नाभि को जो सेंटर में लाने के लिए तो धनुरासन ही करना है। मतलब इस इससे ये सेंटर में लाने के लिए नहीं है नाभि को। नाभि को सेंटर में लाना है तो आपको जो है धनुरासन के माध्यम से ही। जी, जी। साभार धन्यवाद। जी चैट में प्रश्न आया है कि नाभि के सही रखने के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट हो तो कृपया बताएं। नाभि को एक मिनट हम भी देख लें। हाँ जी, देखिए प्रश्न है कि नाभि को सही रखने के लिए कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट हो तो बताएँ। जी, तो नाभि को सेंटर में रखने के लिए देखिए जो नाभि को जो देखिए जो नाभि जो हमारी होती है ना हमारी, आप यहाँ देखिए शरीर के अंदर जो है, नाभि का स्थान जो है लगभग यहाँ पर हमारा होता है। और अब अगर हम देखिए अगर इसके आस-पास वाले कुछ पॉइंट इनको दबाएँगे तो वो सेंटर में आएगी नहीं, वो उससे दूर जाएगी उससे वो। तो इसको जो है इसका तरीका ये होता है कि नाभि में जो खिंचाव जो है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, ऐसे मतलब इस तरफ होना चाहिए। तो खिंचाव जो है जब जब हम जो है ना इसके आस-पास की स्किन को खींचेंगे, जैसे ये नाभि है मेरी, नाभि के पास वाली जो स्किन यहाँ की स्किन इधर खींचेगी, ये स्किन इधर खींचेगी,
तो ये जब इस तरह खिंचाव जब आता है हमारा, तो वो सेंटर में आती है वो। तो उसके लिए जो है ऐसे कोई मर्म बिंदु तो नहीं होंगे जिनको दबाने से वो सेंटर में आए, तो उसका जो है हमें उसका आइडिया नहीं है उसका। पर ये है कि इसको जो है सेंटर में लाने के लिए जो है सेंटर में लाने के लिए तो धनुरासन जो है उसमें वह स्थिति सहज रूप से बनती है। कि धनुरासन में क्या हो रहा है हमारे कि जो मेरे शरीर की जो इस तरह की जो बेंडिंग जो हो रही है हमारी, मान लीजिए मेरी नाभि मेरी यहाँ पर है, मेरी सेंटर में है मेरी। तो अब जो खिंचाव जो आ रहा है मेरा, अगर अगर देखिए इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेरी बीच में है मेरी, अगर मेरी नाभि अगर इससे ऊपर है तो वो नीचे आएगी, अगर वो इस तरफ है तो भी नीचे आएगी वो। तो मतलब कि अगर नाभि जो है मेरी, नाभि मेरी अगर जो है दाईं तरफ है तो भी बीच में आएगी, और बाईं तरफ है तो भी बीच में आएगी वो। तो इस तरह जो है यह एक जो जो स्थिति जो सहज रूप से बनती है, वो नाभि को अपने आप ही सेंटर में लेकर के आता है वो। और इसके लिए और भी कुछ स्टेप हो सकते हैं जो जो चिकित्सा में जो लोग करते हैं वो, तो वो भी हम कर सकते हैं उसके अंदर। नाभि को सेंटर में लाने के अन्य भी उपाय हैं। तो जैसे कि दोनों हाथों को झटके से करना, वो तो वो चीज़ जो है वो सबके लिए वो चीज़ सहज नहीं है वो, परंतु यह जो है धनुरासन जो सबके लिए सहज है। तो धनुरासन हम करेंगे तो उसको करने से ही हमारी नाभि सेंटर में आने लगेगी। या घर पे आपको किसी और की मदद से करना है, तो जो है एक जो आटे का दिया बना करके हम नाभि पे रखें, और जो है उसको जब हम जला लेते हैं, थोड़ा-सा उसमें थोड़ी सेफ्टी रख रहे हैं, मतलब उसमें उसकी जो लो कहीं बाहर ना गिर जाए, तो उसको हम अपने पेट के ऊपर रखते हैं, और पेट के ऊपर फिर एक वो रखते हैं, एक कोई जो है बर्तन होता है हमारा, जैसे कि लोटा हो गया, तो लोटा रखते हैं। तो लोटा क्या करता है कि जो दिया के अंदर जो अग्नि जो जल रही है, आग क्या करती है कि ऑक्सीजन को वो सोखती है वो, और वो ऑक्सीजन जो है वो एब्ज़ॉर्ब होने के बाद में लोटे के अंदर वैक्यूम बन जाता है। तो अब लोटा जो है आपकी नाभि के आस-पास की मसल्स को अपनी तरफ खींचता है। तो नाभि की मसल्स को ऊपर की तरफ खिंचाव जब आ रहा है, तो अब जो नाभि कहीं पर भी है, दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे कहीं पर भी है, तो वो सिमट करके सेंटर में आकर के और ऊपरी तरफ उठती है वो। तो फिर वो सेंटर में आने लगती है। उसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमारा दिया जो है वो नाभि के ऊपर रखा जाए, सेंटर में रखा जाए वो। और उसके बाद फिर वो जो लोटे से जो खिंचाव जो आएगा वो, तो वो खिंचाव के कारण नाभि अपने आप ही सेंटर में आने लगेगी। जी दीदी, और हैंड रेज़ हैं। जी, आशा दीदी। जी दीदी प्रणाम। हाँ, प्रणाम भैया। क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। और भैया हम जो है ना 4-5 घंटे की यात्रा बस से करें या ट्रेन से करें, तो घर में तो दर्द नहीं होता है, लेकिन पीठ वाला हिस्सा में ना बैठे बैठे पूरा लगता है कि नस नाड़ियों में दर्द हो जाती है और खिंचाव आता है, पूरा तड़तड़ाने लगता है जैसे। तो क्या हुँ। करना चाहिए हमें? जी, हम दीदी अपने शरीर को जब एक पोस्चर में जब हम रखते हैं अपने, तो एक पोस्चर में रहने के कारण जो है जो जो प्राणों का जो प्रवाह जो है वो सब दिशाओं में नहीं हो पाता। तो हमें जो है एक तो हमें ये कोशिश करनी है कि जब हम बैठें, बस में बैठें, तो हम अपने शरीर को स्ट्रेट करके बैठें हम। तो स्ट्रेट रहने से जो है आधा काम तो आपका हो गया कि आपका जो प्राण का जो प्रवाह है अब अच्छे से होने लगेगा, और थकान अपेक्षाकृत कम होगी आपको। और दूसरा ये कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा-सा जो है दाएँ-बाएँ जो मूवमेंट अब ले लेते हैं हम, तो दाएँ-बाएँ मूवमेंट लेकर के थोड़ी देर, जैसे ये मूवमेंट लिया मैंने, थोड़ी देर रुके इसके अंदर, फिर थोड़ा अपोज़िट लिया तो थोड़ी देर इसमें रुके। तो रुकने से जो कि जो जो मर्म बिंदु जो है वो भी मेरे जो है उसमें भी दबाव आएगा। तो उससे जो है आपको थोड़ा-सा एक रिलैक्स महसूस होगा आपको। थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा-सा यहाँ पे मेरा अवरुद्ध हो रहा है, या कई बार हम खड़े होकर के भी अच्छा महसूस करते हैं। खड़े होकर के बैठ गए, अपने आप को बिठा लिया। तो कुछ-कुछ आसन जो है हमें सीखना चाहिए कि बैठे रह करके, जैसे चेयर पे रह करके कितने तरह के आसन किए जा सकते हैं। तो चेयर पे रह करके वो सब आसन जो है आप वो सूक्ष्म व्यायाम जो हम करेंगे, तो उससे भी जो हमारा जो प्राणों का जो प्रवाह है वो अच्छे से होने लगेगा। तो सूक्ष्म व्यायाम भी यही है कि हमारे जो मर्म बिंदुओं को प्रभावित करके अपने प्राणों के प्रवाह को खोलने का एक तरीका है, जो जिसकी हम शुरुआत ही हम सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। जो अथर्व योग सेंटर में जो है पहले हम शुरुआत ही देखिए सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। किसी भी कठिन आसन को करने के लिए वो एक आधार, एक बेस हमें मजबूत बना देता है हमारा वो। तो उससे हमें जो है फिर आगे आने वाले आसन भी आसान हो जाते हैं हमारे लिए। जी, जी धन्यवाद भैया, प्रणाम भैया। जी। ये एक प्रश्न हो रहा है शायद ये। ये चैट में प्रश्न आया है गोकुल मुद्रा जी की तरफ से। सीधी लेट कर बड़े लोटे या जग में पानी भर कर नाभि पर कुछ देर रखें, इससे भी लाभ होगा। अ, जी, जी भाई साहब प्रणाम। भाई साहब हमने ना जो लोटे वाला एक्सपेरिमेंट किया है, लोटा खाली रख कर के, मतलब कि लोटा जो है ना जैसे उल्टा रखना है हमें।
जैसे कि जो है, जो बीच में जो दिया जो होता है उसमें उल्टा रख करके उससे जो वैक्यूम जो बनता है उससे खिंचाव आता है, उससे जो है नाभि जो है ठीक होती है। ऐसा तो कइयों का किया है। परंतु ये तरीका जो आप बता रहे हो कि जग में पानी भर के रखने से, ये है हमने कभी उपयोग में नहीं किया। तो इसके बारे में तो हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है इसके बारे में, कि जो है उसके अंदर जो जग में पानी भरकर नाभि पर कुछ देर रखें। ये प्रैक्टिकल हमने नहीं किया भैया। जी भैया। एक कमला दीदी का हैंड रेज़ है। जी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, आवाज़ आ रही है? जी, कमला दीदी प्रणाम। शायद से वो अनम्यूट नहीं हो पा रही। हुँ। जी सुमन कुमारी जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम भैया, मुझे एक और पूछना था। मतलब मुझे आपने ये जो बोला मंदिर वाली बात, तो बात तो वही आ जाती है, अगर माइंड ठीक हो जाता है कि मन को ही लगाना है, हम व्यायाम करते हैं। और मुझे थोड़ा ये एक्सप्लेन करेंगे क्या कि व्यायाम कसरत आजकल जो चला है ना, एक्सरसाइज, तो उसमें क्या डिफरेंस है? व्यायाम, कसरत, कसरत, व्यायाम और योगा और ध्यान, ये चारों में थोड़ा सा मुझे डेफिनेशन करिए। तो लोग तो एक ही समझ लेते हैं कि नहीं हम ये योगा कर रहे हैं, बस यही हो गया। लेकिन जबकि क्या डिफरेंस है? मतलब धीरे धीरे हम बढ़ते हैं ना, एक्सरसाइज, फिर वो कसरत, योगा, व्यायाम, मतलब मैं सीक्वेंस वाइज नहीं बता पा रही हूँ, तो आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए तो। जी। जी दीदी, इसमें देखिए जो व्यायाम और जो कसरत है, ये लगभग एक ही तरह की श्रेणी में आते हैं। जैसे जो हम जो जिम में जाके जो करते हैं, जिम में जो लोग जाते हैं, तो वह जो आप देखिए उनकी जो शरीर के जो हैं कौन-कौन से प्रभावित होते हैं। तो उसमें जैसे कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा है, वेट लिफ्टिंग में जो है वेट लिफ्टिंग में जो वो कर रहे हैं, तो उनके जो है जो मसल्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं हमारे। साइक्लिंग कर रहा है तो उसके जो है पैरों के जंघा के मसल्स जो है वह ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं उनके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम व्यायाम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उससे हमारे शरीर की जो एक्सटर्नल बॉडी जो है, जो उसपे अधिक प्रभाव होता है। उसके अंदर जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसको जो है वह अधिक प्रभावित नहीं करता। तो इंटरनल ऑर्गन्स को अधिक प्रभावित करने के लिए हम फिर जो है आसनों का सहारा लेते हैं। हम जो जैसे आसन, जैसे कि जैसे हमारा जो है मयूरासन है हमारा। तो मयूरासन में हमने देखा कि मयूरासन में जो है हमारा जो हाथों पे जो हो रहा है, हाथ की मांसपेशियाँ भी मजबूत हुई हमारी, और हमने जो है अपने पैर को सीधा रखा, पैर को सीधा रखने पर हमारे पैरों की जो हमने कोशिश जो हमने करी सीधा रखने की। जिम में जाकर के हम पैर को सीधा रखने की कुछ और एक्सरसाइज करेंगे, परंतु यहाँ भी हमने सीधा रखने की कोशिश करी, तो हमारे जो है पैरों की जो मांसपेशियाँ मजबूत हुई। अब इसके साथ-साथ जो है, जो अंदर के ऑर्गन पर जो प्रभाव जो पड़ रहा है, जो इसका जो पैनक्रियाज़ दबा आपका, और आपके जो है जो किडनी वगैरह, और जो गॉल ब्लैडर वाला जो हिस्सा जो है, वह भी उसमें भी दबाव आया। तो यह दबाव जो है व्यायाम में, कसरत में, जिम में जाने पे नहीं आता। ये जो एक एक्सटर्नल जो बेनिफिट है हमें, यह हमें जो है इसमें मिलता है, हमें अपने आसनों के माध्यम से हमें मिलता है। तो जो कि ऋषियों की इतनी अच्छी देन है हमारे लिए। फिर इसके भी ऊपर एक स्टेप और आते हैं, जब ये आसन के साथ में जब योग लगने लगता है, यानी कि जब हम जो है इस आसन का भी हम अभी तो हम ये लाभ ले रहे हैं, जो बाह्य शरीर और अंदर का शरीर, ये स्थूल शरीर है हमारा अभी। तो स्थूल शरीर के साथ-साथ जो है, जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इसको भी जब हम साथ में जोड़ते हैं, तो क्योंकि जो प्राणों का देखिए, जो आपने शरीर को दबाया, आपने अंदर के जो मर्म बिंदु दबाए, मर्म बिंदु दबाने से आपके चैनल जो हैं वो क्लीन हुए, और प्राणों का प्रवाह हुआ। अब ये तो आपने स्थूल का जो प्रवाह को आपने अच्छा कर लिया, पर उसमें जो सूक्ष्म शरीर का जो प्रवाह जो हुआ, जो कि विचारों के माध्यम से जो था, और जो कारण शरीर का जो भावनाओं के माध्यम से था, अभी वो तो नहीं हुआ अभी। तो वह हमारा संभव होगा हमारा योग आसन के माध्यम से। जब हमारे आसन में
जब हमारा मन भी लगने लगेगा, हम अभी तो आसन में हम लग रहा है कि हमें जिम में जो लोग जा रहे हैं कर रहे हैं भी, हमें मजबूरी है, हमें जाना है, हमें 1 घंटे करना है, हमें वजन कम करना है, पेट कम करना है, हमें इसके लिए जाना पड़ रहा है हमें। तो उसमें आपका जो है मन नहीं है आपका भी, पर आसन में हम अपने मन को भी जोड़ते हैं साथ में। तो मन को जोड़ने से मन की नोक पर जो प्राण जो है ट्रेवल करता है, ऐसा हम सब जानते हैं। तो उसके उसके माध्यम से विचारों वाला जो प्राण जो है, उसकी जो गतिशीलता में एक जो है शांति की अनुभूति होती है हमें। और उसमें जब हम अपनी भावनाएँ जोड़ दी जब हम अपने साथ में, जब हम ये मान रहे हैं कि हम अपने शरीर को क्यों हम अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, शरीर को स्वस्थ करके होगा क्या? तो हम उससे ईश्वरीय कार्य करेंगे, ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, उसे ईश्वर का कार्य करेंगे, उसी की शक्ति से हम सब चल रहे हैं और उसी के माध्यम से हम सब कार्य करना है। तो ये सब चीज़ें हम सब जोड़ते जाएँगे तो ईश्वर की एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य भाव हमारे भीतर आएगा, तो हम हमें जो है फिर हम कुछ कार्य करेंगे तो उसमें थकान भी नहीं होगी। थकान क्यों नहीं होती? इसका मुख्य कारण यही होता है कि जब हम कोई भी कार्य को ईश्वर का कार्य समझ के करते हैं, तो उसके जो है उससे जो प्राणों का प्रवाह जो वहाँ से हो रहा होता है, हम हमें जो है कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर हमारा प्राण ले रहा होता है हमारा। तो स्थूल शरीर को खर्च कर रहा है, ठीक है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर वो प्राणों को ले रहा है वो, और वो खर्च हो रहा है, तो वो बैलेंस बना रहता है। तो हमें लगता है कि इतना काम किया फिर भी हमें थकान नहीं हुई हमें। तो आजकल थकान होने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हम अपने जो है स्थूल शरीर को अलग कर देते हैं और सूक्ष्म और कारण शरीर का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आसन में, अपने दैनिक क्रियाकलाप में, सब में ही जो है हमें अपने विचारों को और भावनाओं को साथ में लेके चलेंगे, तो सारे के सारे शरीर एक साथ मिलके कार्य करेंगे, तो हमारे शरीर की जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी। तो यही चीज़ जो है, यही जो मुख्य रूप से जो अंतर जो गुरुदेव ने जो बताया हमें उनके साहित्य में जो हमें जानने को मिला, तो यही सब था। जी, जी कमला दीदी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये कमला दीदी अनम्यूट नहीं कर पा रही है अपने आप को शायद। चलिए, कक्षा का समय भी हो गया है, तो शांति पाठ कर लेते हैं अभी। जी, अभी जी। जी, जी जयशंकर जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लिया। प्रणाम भैया। जी, जी, प्रणाम भैया। भैया जैसे नींद को जो है एक समय पीरियड में जो है नींद को कैसे अपने वश में करते हैं भैया। जैसे मान लीजिए कि कभी ऐसा होता है कि शरीर, जैसा आपको मैंने देखा है कि जितना समय रहता है उतने में आप फ्रेश हो जाते हैं। आपके साथ इस बार साधना कर्म में ये अनुभव हुआ, तो इसको भैया कैसे आपने साधा है, ये थोड़ा स्पष्ट करेंगे। जी भैया, नींद के लिए एक तो हमने देखा कि जो जब हम जैसे सोते भी हैं तो उस समय भी थोड़ा-सा गहरे लंबे श्वास हम लेते हैं। तो गहरे लंबे श्वास लेने से भी जो है जो प्राणों का जो प्रवाह जो है वो अच्छे से होता है वो। और उसमें जैसे कि हम ओम का उच्चारण हम करते हुए सोते हैं, तो उससे एक प्रभावित होता है। और दूसरा ये कि जो दैनिक जो क्रियाकलाप में जो जो सूर्य साधना जो है, सूर्य का ध्यान जो है, तो वह भी जो है नींद को कम करने में मदद करता है। देखिए, हमारे शरीर को नींद क्यों आती है, हमें यह इसका थोड़ा विज्ञान हम जाने, तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे शरीर में जो क्रियाकलाप जो हमने किए, अब उसके कारण से जो भी हमें जो है अंदर जो डैमेज हुआ उसको जो है रिपेयर करने के लिए हमारा शरीर जो है वो रिलैक्स करता है वो। अगर वो रिलैक्स अगर आपका जो है अन्य माध्यमों से अगर आपका हो पा रहा है, अगर आपकी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा जो है आप अन्य माध्यमों से सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर के उसकी भरपाई कर पा रहे हैं, तो फिर जो है कम समय में जो है नींद पूरी होने के जो है चांस होते हैं वो। तो हमें थोड़ा-सा ये देखना है कि हमें जो है उसमें हमें थोड़ा जो है आसन और प्राणायाम भी जो है, वह भी जो है महत्वपूर्ण है। इसमें विशेष रूप से जो प्राणायाम है, वो है जो है अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे इसके अंदर। तो हमें जो प्राणायाम में लंबा समय तक हम जब अभ्यास करेंगे, तो जो प्राणों का जो प्रवाह जो है हमारे शरीर के भीतर जो है, मतलब इस तरह होगा कि हमें हमें जो है अधिक थकान भी नहीं होगी, हमें जल्दी ही नींद पूरी हो जाएगी उसके अंदर। तो हम थोड़ा उस दिशा में थोड़ा कार्य कर सकते हैं। जी। भैया दूसरा मेरा एक प्रश्न है, जो सूर्य त्राटक आपने करवाया था वहाँ पे, तो भैया जैसे कभी कभी ऐसा होता है शहरों में हमको सूर्य दिखाई नहीं देते भैया, तो ऐसे उसको जो है भावनात्मक रूप से कैसे उसको भैया करेंगे। जी, तो उसके लिए भैया जो अंत्य त्राटक जो गुरुदेव ने जो बताया कि एक बार हम जैसे किसी चीज़ को हमने अपने अंदर गहराई से अपने अंदर ले गए, तो उसके बाद जो है अंत्य त्राटक से उसका लाभ लिया जाए। फिर वह सूर्य तो देखिए हमेशा रहता ही है और रात में भी सूर्य है और वो कहीं अमेरिका में कहीं पर है।
तो हम जो है उसको याद करके यहाँ पर भी हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जितनी भावनाएं हमारी मजबूत होंगी कि सूर्य तो अभी भी विद्यमान है, हम देख नहीं पा रहे क्योंकि स्थूल आंखें उन्हें नहीं देख पा रही, परंतु जो है हम जो है उन्हें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से उनकी भावनाओं को महसूस करते हुए उसका वो लाभ ले सकते हैं जो हम दिन में भी हम उसे जो जैसा लाभ ले पा रहे हैं। तो ये भैया धीरे धीरे अभ्यास से ही होता है। तो धीरे धीरे जैसे अभ्यास होता जाएगा तो आपकी भावनाएं मजबूत होती जाएंगी, अभी कहने से नहीं होगा पर अभ्यास से जरूर होगा ये। जी भैया। जी भैया, एक भैया विनम्र निवेदन है कि अपनी वॉइस में भैया सूर्य त्राटक का एक वीडियो आप जरूर अपलोड कर दीजिएगा। वो जी थोड़ा जी सा ठीक है। लंबे समय के लिए उसकी आवश्यकता है भैया, तो ये थोड़ा सा आप कर देंगे तो सहूलियत होगी, हमारे जैसे बहुत से लोग हैं। जी चलिए ठीक है भैया, अब समय भी हो गया है तो हम जो है बाकी की विषय की चर्चा बाद में करेंगे, हमें काफी लेट हो गया। जी सभी को धन्यवाद, आपका सभी का बहुत बहुत आभार। आइए शांति पाठ कर लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। जी सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।